हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज जो है फिर से लेकर आए हम एक प्रैक्टिस सेट। ये 50वां प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पर हमारा, और ये जो है यूके ट्रिपल एससी के नए सिलेबस पर आधारित है ना। इसमें जो है सबसे पहले 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चन फिर रीजनिंग के होंगे, उसके बाद 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होंगे, और फिर 30 क्वेश्चन जो आपके जीएस के होंगे। तो चलो शुरू करते हैं जरा हिंदी के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का यहाँ पे कि सही मिलान करना है। खड़ी बोली का नाम दिया, मतलब खड़ी बोली के जो अलग अलग नाम है हमने क्लास में भी पढ़ाया था। जिनको क्लास पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो खड़ी बोली के जो है 10 नाम हमने बताए थे, तो उनमें से 4 नाम यहाँ पे दिए गए हैं। वो जो 4 नाम है वो 4 नाम जो किसने कौन सा नाम दिया है खड़ी बोली का, उसको ही मिलान करना है। देखो यहाँ पे जनपदीय हिंदुस्तानी, खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी भी कहते हैं, और जनपदीय हिंदुस्तानी खड़ी बोली को सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा था। मर्दानी बोली, खड़ी बोली को मर्दानी बोली भी बोलते हैं, और खड़ी बोली को मर्दानी बोली कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, है ना। और खड़ी बोली को कर्कश बोली भी कहते हैं, तो कर्कश बोली भी कहते हैं। तो कर्कश किसने कहा था खड़ी बोली को? तो कर्कश कहा था कामता प्रसाद गुरु ने। और खड़ी बोली को टकसाली बोली भी या टकसाली भाषा भी बोलता है, तो खड़ी बोली को टकसाली भाषा जो है गिलक्राइस्ट ने कहा था। और गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को जो है, जैसे अब्दुल हक है, गिलक्राइस्ट है, इन्होंने खड़ी बोली को जो है गंवारू भी कहा था, है ना। तो टकसाली खास करके गिलक्राइस्ट ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊनी भाषा के शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो कुमाऊनी भाषा के शब्द यहाँ पे फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। कुमाऊनी भाषा में दर्जी को क्या कहते हैं भाई? कुमाऊनी भाषा में देखो, जो दर्जी है, दर्जी को कुमाऊनी भाषा में कहा जाता है औजी। औजी मतलब क्या होता है? जो ढोल वादक होता है, क्या होता है? ढोल वादक। ढोल वादक को भी औजी बोलते हैं। तो जो ढोल वादक होते थे वही दर्जी होते थे पहले, तो इसलिए उनको औजी भी बोल लेते हैं, ठीक है। दूसरा है बातचीत। बातचीत करना, बातचीत करना कुमाऊनी भाषा में इसका अर्थ होता है क्वीड। बातचीत करने का मतलब क्या होता है? क्वीड होता है। और गौशाला, गौशाला मतलब जहां पे पशु रहते हैं, तो खर्क भी बोलते हैं, खरक भी बोलते हैं पशुओं को, तो खर्क, गौशाला को खर्क बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में। और दुष्ट स्त्री या दुष्ट पुरुष, दुष्ट स्त्री या दुष्ट पुरुष को कुमाऊनी भाषा में कहते हैं खबीस, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है भाई? ये देखिए जरा, देखो सही कथन, सही विकल्प का चयन करना हमने। तो कथन दे रखा है, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करती है। देखो भाव या विचार के आधार पर, भावनाओं के आधार पर वाक्य की सबसे छोटी इकाई जो है वाक्य होती है। और बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसी इकाई है ये वाक्य की जो भाव या विचार को व्यक्त करती है। ये बिल्कुल एकदम सही कह रहा है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है वाक्य रचना के आधार पर 8 होते हैं। देखो रचना के आधार पर वाक्य 8 नहीं होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3, ठीक है, ये गलत दे रहा है। और अगर आप देखोगे रचना या बनावट, रचना या बनावट, अगर हम रचना के आधार पर देखें तो रचना के आधार पर तो 3 होता है, लेकिन 8 भी वाक्य के भेद होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो अर्थ के आधार पर वाक्य के क्या होते हैं? 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका सही है, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल ए सही है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? देखो भाई, इस वाक्य में क्रिया है चमकना। चमकना क्या है? क्रिया है। और रहे हैं क्या है? आपका सहायक क्रिया है। तो चमक रहे हैं ये पूरी आपकी क्रिया हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एक हिसाब से क्रिया हो जाएगी। और क्रिया की विशेषता बता रहे कि जो क्रिया हो रही है चमकने की वो कहां हो रही है? आकाश में हो रही है। तो आकाश से क्या हो गया? स्थान हो गया यहाँ पे, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, फिर से एक मिलान करने वाला क्वेश्चन आया है। देखो जरा इसमें क्या कह रहा है कि रीति मिलान कीजिए, सही मिलान करना है। यहाँ पे शब्द दे रखा है और उसके शब्द के क्या दे रखे हैं? इधर एक साइड विलोम शब्द दे रखे हैं। तो जैसे अंतर्मुखी होता है, तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ, बहिर्मुखी मतलब बाहर की तरफ को मुख, है ना। आक्रमण, आक्रमण का मतलब होता है जैसे दूसरे पर आक्रमण करना। तो आक्रमण का उल्टा क्या होगा? कि खुद को बचाना। तो खुद को बचाने का मतलब हो जाएगा प्रतिरक्षा करना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद कह रहा उम्मीद, उम्मीद रखना, किसी से उम्मीद रखना। उम्मीद तभी रखी जाती है जब कोई मतलब आपको जो है कोई विश्वास होगा किसी पे, और विश्वास नहीं होगा तो आप उसी से जो है मायूसी रखोगे। तो आपका उम्मीद रखने का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मायूसी हो जाएगा। और तो ओजस्वी का मतलब क्या होता है? ओजस्वी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मतलब तेज तर्रार होता है, उनको ओजस्वी बोलते हैं ना। और ये निस्तेज हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा निस्तेज, है ना। तो क्या हो जाएगा? पहले का आपका चौथा है और दूसरे का पहला है, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो आपका ए आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर का पर्यायवाची नहीं है? चतुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो प्रवीण, जो प्रवीण होता है, प्रवीण का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा चालाक या तेज होता है, तो ये चतुर का पर्यायवाची है।
निपुण, जो किसी चीज में पूरी तरीके से निपुण होता है वो भी वही होता है जो तेज या चालाक होता है। चालाक का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि जो मतलब चालाक होता है, मतलब चतुर का मतलब होता है जो तेज होता है ना। दूसरी बात यहाँ पे दक्ष बोले, किसी चीज में जो दक्ष होता है तो दक्ष और निपुण एक ही चीज है, तो ये भी आपका क्या है, पर्यायवाची है किसका, चतुर का। तो ये सभी चतुर के क्या है, पर्यायवाची है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? देखो कौन सा विकल्प सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी की बोली बताया। देखो जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं बताया, है ना, निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं बताया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, क्या बताया इसको, राजस्थानी हिंदी की बोली बताया है, राजस्थानी हिंदी। जैसे हम क्या कहते हैं, देखते हैं राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, मुख्य रूप से 4 बोलियां हैं, है ना, एक आपकी जयपुरी है, एक आपकी मालवी है, एक आपकी मारवाड़ी है और एक आपकी मेवाती है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहते हैं राजस्थान की 6 बोलियां बताई, 4 तो आपकी है जो मैंने अभी गिनाई है, एक दो इसके अलावा क्या हो जाती है, एक तो हो जाती है कौन सी, निमाड़ी, निमाड़ी बताई राजस्थानी की बोली में, और एक बताई है क्या, अहीरवाटी, क्या बताइए, अहीरवाटी, है ना, जो निमाड़ क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उस निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और अहीरवाटी कहाँ बोली जाती है, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र अहीरवाल क्षेत्र हुआ करता था, तो वहां पर अहीरवाटी बोली जाती है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत इसको बताया, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो गया भाई, निमाड़ी को जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी नहीं बताया बल्कि राजस्थानी हिंदी बताया। दूसरा है, भोलानाथ तिवारी ने निमाड़ी को राजस्थानी की हिंदी बोला है, तो जो भोलानाथ तिवारी है, इन्होंने निमाड़ी को राजस्थानी हिंदी नहीं बताया बल्कि इन्होंने निमाड़ी को क्या बताया है, पश्चिमी हिंदी बताया। किसने, पश्चिमी हिंदी किसने बताया निमाड़ी को, तो ये भोलानाथ तिवारी ने बताया। तो ये भी आपका गलत हो गया, है ना, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। निमाड़ी बोली मध्य प्रदेश के निमाड़ प्रदेश में बोली जाती है, तो बिल्कुल अभी मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है वहां पे निमाड़ी बोली बोली जाती है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगोर्मी में कौन सी संधि है? गंगोर्मी में देखना आपको कौन सी संधि होगी, तो सबसे पहले तो आपको गंगोर्मी का संधि विच्छेद आना चाहिए। तो गंगोर्मी का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, गंगा प्लस ऊर्मी होता है। क्या होता है, गंगा प्लस ऊर्मी। अगर आप देखोगे तो किससे मिलकर बना है, प्लस से पहले गा मतलब आ और प्लस के बाद आपका बड़ा ऊ, तो इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है ना। अगर आप कभी भी देखो कि अगर प्लस से पहले ओ या फिर आ आया है और प्लस के बाद आपका क्या है, प्लस से पहले ओ या आया है, प्लस के बाद छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इनमें से कोई एक आ जाए तो वहां पे क्या होती है, हमेशा गुण संधि होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस से पहले भी सेम है और प्लस के बाद सेम सजातीय वर्ण आता है, जैसे ई आ गया या ओ या ओ के साथ आ भी चल जाएगा, या ऊ आ गया या री आ गया, तो वहां पे हमेशा क्या होती है, दीर्घ संधि होती है ना। और आपका या आदि संधि तब होती है जब आपका प्लस से पहले ए आई ओ आ जाए, और यण संधि तब होती है जब प्लस से पहले छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा और इनमें से कोई एक आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी भाई। अगला देखना, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है, अर्थ में कौन सी लोकोक्ति? देखो अगर हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये तो नहीं है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान का मतलब होता है जबरदस्ती जो है किसी का मेहमान बन जाता है, जबरदस्ती जो है किसी के गले पड़ जाना है ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मन में गंगा तो कठौती में, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर आपका मन जो है सच्चा है तो आपका जो सब कुछ ठीक है, मतलब तो यहीं पे आपका कि हृदय पवित्र है तो सब कुछ ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण है ना, दूसरे के धन पर जो है लक्ष्मी नारायण मतलब बैठ जाना, तो ये भी आपका गलत है ना। तो चलो खैर आपका आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? देखो भाई भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित अगर हम यहाँ पे देखें मुंडा, तो मुंडा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा किस भाषा परिवार से? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से। कन्नड़ देखें तो कन्नड़ किस भाषा परिवार से? तो द्रविड़ भाषा परिवार से, है ना। कन्नड़ किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से। लेकिन असमिया देखो, जैसे असमिया है पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है, बंगाली, उड़िया है, बिहारी है ना, ये क्या कहते हैं सारे के सारे जो क्या कहते हैं हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की बोलियां और उपभाषा सारी की सारी भारोपीय है। इसके अलावा असमिया भी, बंगाली भी और उड़िया भी, है ना। इसके अलावा पंजाबी हो गई, कश्मीरी हो गई, सारे के सब भारतीय भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? देखो भाई जैसे आपके पास भाषाएं आती है तो क्या कहते हैं, सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत से ही हिंदी निकल के आई है, तो वैदिक संस्कृत सबसे पहले रहती है। वैदिक संस्कृत के बाद आपकी क्या आती है, लौकिक संस्कृत आ जाती है। क्या आती है? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत के बाद जो आपकी क्या आती है, पाली आती है ना, पाली और प्राकृत आती है, पाली आती है, प्राकृत आती है, और प्राकृत के बाद आपकी लास्ट में क्या आती है, अपभ्रंश आती है ना। इस तरीके से जो ये भाषाएं का क्रम चलता है
तो इसमें अगर हम देखें तो वैदिक संस्कृत में किसका हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई थी, वेदों की रचना हुई थी। आपका उपनिषद हो गया, उपनिषद के अलावा आपके पुराण हो गए, इनकी रचना जो इसमें हुई थी। लौकिक संस्कृत में आपकी देखो तो रामायण है ना, रामायण और किसकी रचना हुई थी, महाभारत की। रामायण और महाभारत की रचना किसमें हुई थी, लौकिक संस्कृत में। अगर हम पाली की बात करें तो पाली में ही क्या हुआ का, जो बौद्ध इस समय जो है बौद्ध धर्म का बहुत प्रचलन था, तो बौद्ध ग्रंथ के जो पवित्र ग्रंथ है आपका बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, जो आपका सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 इसके खंड है, तो वो उसकी रचना जो है हमेशा उसकी रचना किसमें हुई है, तो पाली भाषा में हुई है, ठीक है ना। बाकी अपभ्रंश में जो है जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम की रचना हुई थी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, पोथी ना पातड़ी नाम नारायण पंडित। कहावत का सही अर्थ है, देखो गढ़वाली कहावत है पोथी ना पातड़ी। पोथी ना पातड़ी का मतलब है कि ना तो मतलब तुम्हारी कोई जन्म कुंडली नहीं है, और जन्म कुंडली नहीं है, और नाम पढ़ा हुआ क्या है, नारायण पंडित। नारायण पंडित मतलब नारायण पंडित का मतलब नारायण पंडित, नाम पढ़ा नारायण पंडित, और ना तो जन्म कुंडली है ना कुछ आपका तुम्हारा है ना। तो नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम में क्या रखा है, पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान, पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा नाम के बड़े और दर्शन छोटे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए जरा, 14 से 15 सितंबर 2025 को कौन सा अखिल भारतीय राजभाषा अधिनियम आयोजित हुआ था, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है अभी तक जो है कितने पारित हो चुके हैं, तो 5, तो 5वां अभी जो हुआ था 14-15 सितंबर 2025 को। अब ये कब कब हुए थे, अगर हम पहले की बात करें तो जो पहला हुआ था भाई वो हुआ था 1963, जब राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 1965 में। तो 65 में ये क्या हुआ था, पूरी तरीके से लागू हो गया था। लागू कब हुआ था, 65 में, लेकिन लाया कब गया था, पहली बार 1963 में लाया गया था। जो दूसरा लाया गया था है ना, दूसरा कब लाया गया था, तो दूसरा जो राजभाषा अखिल भारतीय राजभाषा अधिनियम हुआ था वो हुआ था 2022 में, है ना। इसके बाद बीच में नहीं हुए थे, तो सीधा 2022 में हुआ था दूसरा, है ना। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हुआ था 2023 में, और चौथा हुआ था 2024 में, और 5वां आपका 2025 में हुआ। और ये 5वां जो हुआ वो कहां हुआ था, आपका सूरत गुजरात। ये भी याद रखना, पूछ सकता है, सूरत गुजरात के सूरत में हुआ था 5वां, 14-15 सितंबर 2025। डेट आपकी यही रहती है 14 और 15 सितंबर 2025 को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है भाववाचक का उदाहरण। देखो, मुझसे चला नहीं जाता, चलना वैसे क्या है, क्रिया होती है, लेकिन चला नहीं जाता तो एक भाव उत्पन्न कर रहा है, तो भाववाचक का उदाहरण है। मुझसे बैठा नहीं जाता, बैठना भी एक हिसाब से क्रिया, लेकिन भाव उत्पन्न कर रहा है, बैठा नहीं जाता, तो जैसे सहा नहीं जाता, तो ये भी है ना। तो आम खाया जाता है, तो आम खाया जाता है, तो इसमें कोई भाव उत्पन्न नहीं हो, तो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, ये मतलब भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। राम से टहला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, फ्यूली क्या है। देखो फ्यूली क्या है भाई, यहां पे आप लोग देखना थोड़ा सा कि बसंत में उगने वाला पीला फूल है फ्यूली। ये फूल जो है बसंत में उगला, जैसा आपका फूलों का मौसम होता है तो इनकी पूजा भी की जाती है, तो पीले कलर के फूल होते हैं। ये एक मतलब धार्मिक फूल भी माना जाता है, और प्रेम और प्रकृति का ये क्या कहते हैं वो भी माना जाता है ना ये फूल। तो ये सी आपका आंसर है, बसंत ऋतु में उगने वाला जो पीला फूल होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूली बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे दाईं ओर क्या लिखा जाता है। देखो पत्र संख्या के नीचे दाईं ओर, जैसे आपका शासकीय पत्र लिखा जाता है ना, सपोज ये शासकीय पत्र है, तो यहाँ पे ये आपका अगर देखो शासकीय पत्र में देखो क्या कह रहा है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, तो बाईं ओर ये यहाँ पे लिखा जाता है पत्रांक, है ना। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पत्रांक लिखा जाता है, इसी को पत्र संख्या बोलते हैं, और इधर आपकी डेट वगैरह रहती है। तो इस पत्रांक के नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है कि जो पत्र भेजने वाला होता है वो अपना एड्रेस भी लिखता है, यहाँ पे अपना पता भी लिखता है, और अपना नाम अपनी पोस्ट भी लिखता है। तो वो जो मतलब लिखने वाला या भेजने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं। तो प्रेषक या फिर पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखते हैं वहां पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा, वेन काम नी करी सकणु, उक्त वाक्य में कौन सी क्रिया। देखो ये वेन काम नहीं कर सकणु, तो काम नहीं कर सकणु इसका मतलब क्या है कि काम नहीं कर सकता। देखो काम नहीं कर सकता, तो काम नहीं कर सकता तो कर और सकता से बना हुआ है। जब कोई क्रिया दो धातुओं से मिलकर बनती है, जैसे कर सकना, झुक जाना, है ना, मार देना, है ना, चल देना, तो इसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत सुमेल है, मतलब कौन सा गलत है इसमें से। ये देखो ढिक्कल थारू भाषा का शब्द। देखो भाई ढिक्कल जो है थारू भाषा का शब्द नहीं है, ये किस भाषा का शब्द है, भोटिया भाषा का शब्द है। ढिक्कल किस भाषा का शब्द है, भोटिया भाषा का शब्द है। अगर हम देखें तो कमची किस भाषा का शब्द है, मारछा भाषा का शब्द है। और उड़ाइली कौन सी भाषा का शब्द है, तो जौनसारी भाषा का शब्द है।
अगर हम ढिक्कल का मतलब देखें, ढिक्कल का अर्थ क्या होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा जो ढिक्कल का अर्थ क्या होता है, बहुत सारा, भोटिया भाषा का शब्द है। कमची का मतलब ये मारछा भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पतली लकड़ी, पतली लकड़ी जो इसका अर्थ होता है। उड़ाइली ये जौनसारी भाषा का शब्द है, तो आप मुझे बताना कि उड़ाइली का जो अर्थ है वो क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना उड़ाइली का अर्थ क्या होता है। जौनसारी भाषा का शब्द है ना, तो गलत क्या था इसमें, जो मतलब सुमेल नहीं है सही, गलत सुमेल है तो ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जो देखते हैं रचना के लिए किसे 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो हम जो देखते हैं ये जो मंगलेश डबराल की रचना है 2000 में जो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये मतलब खास करके जो है पहाड़ी यादों के ऊपर बनी है, पहाड़ों की याद के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर, है ना, सांप्रदायिकता के ऊपर, और बहुत सारी चीजें जो है इसमें डाली गई है, लेकिन पहाड़ी की यादों में जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई कौन सी रचना ऐसी जिसमें पहाड़ी यादों को जो है दर्शाया गया है, पहाड़ के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम जो देखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली, क्वेश्चन है उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक होगा, तो उसने टेढ़ी चाल चली इनमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो उसने टेढ़ी चाल चली, देखो उसने तो ने विभक्ति आए तो कर्ता ने, तो ने विभक्ति किसमें होती है, कर्ता कारक में होती है, और या फिर ने विभक्ति संबंध कारक में भी होती है। तो ये संबंध कारक भी हो सकता था यहाँ पे, जहां पे कर्ता के साथ सीधे सीधे ने जुड़ जाता है वहां पे संबंध कारक भी होता है कि उसने टेढ़ी चाल चली, तो जो टेढ़ी चाल चली वो किसने चली उसका उस चाल से संबंध है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे अगर कर्ता कारक और संबंध दोनों होंगे तो आपका कर्ता कारक इसका आंसर माना जाएगा। तो ए इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद देखते हैं जरा रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन में देखना आप लोग, पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। देखो क्या होता है, कभी भी ध्यान देना कि जब भी किसी भी संख्या में जीरो का भाग दिया जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। तो किसी भी संख्या में जब जीरो का भाग दिया जाता है तो ये क्या होना चाहिए था, इन्फिनेटिव होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया। और अगर एक का भाग किसी संख्या में देते हैं तो एक का भाग अगर आप किसी भी संख्या में देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। 21वें का 22वां देखना यहाँ पे, विषम शब्द का चयन कीजिए, विषम का चयन कीजिए। विषम का मतलब यहाँ पे जो अलग है उसका चयन कीजिए। देखो कलम, रबड़, कुर्सी, पेंसिल। तो पेंसिल, रबड़ और कलम क्या है, स्टेशनरी के सामान है जो पढ़ने लिखने के काम आता है, लेकिन कुर्सी बैठने के काम आती है, तो कुर्सी आपका अलग हो गया, ये फर्नीचर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक परिवार में 5 सदस्य पी, क्यू, आर, एस और टी है। पी और आर भाई भाई हैं, टी क्यू का चाचा है, एस टी का पुत्र है, तो क्यू आर की बहन है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है। देखो भाई इसको चित्र बना के करें हम, पी क्यू आर और टी है, पी और आर भाई भाई है। देखो पी और आर भाई भाई है, तो जब भाई भाई है तो लड़के होते हैं तो उनके ऊपर हम थोड़ा प्लस लगा देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, ये दोनों भाई भाई है ना। इसके बाद कह रहा है क्यू का चाचा टी क्यू का चाचा है, तो जो टी है वो क्यू का चाचा, तो हम अलग से रफ में बनाते हैं, यहाँ पे जुड़ नहीं रहा। जो टी है वो किसका चाचा है, क्यू का चाचा है टी, ये टी क्यू का क्या है, चाचा है, हमने रफ में लिख दिया। इसके बाद कह रहा है वो एस टी का पुत्र है, जो एस है वो टी का पुत्र है। अगर एस जो है किसका पुत्र है, एस अगर टी का पुत्र है और ये इसका चाचा है तो ये चचेरा भाई हो गया। तो चलो ठीक है, हम इतना यहाँ पे अभी बना देते हैं। इसके बाद कह रहा है क्यू आर की बहन है, तो क्यू किसकी बहन है, आर की, तो आर की बहन कौन हो गई, क्यू। तो देखो क्यू आर की बहन है, और ये इसका मतलब क्या है, इसके जो जब क्यू आर की बहन है भाई, तो जो क्यू का चाचा होगा वो पी और आर का भी कौन होगा, चाचा होगा। तो इन सबका चाचा कौन है, इनका सबका जो चाचा है, इनका सबका चाचा है टी, है ना, क्योंकि क्यू का चाचा है, तो क्यू जब आर की बहन है और ये भाई बहन हो गए सबके सब, तो इनका सबका चाचा हो गया कौन, टी, है ना। और इस टी का पुत्र कौन है, टी का जो पुत्र है वो कौन है, वो एस है, ये हमें पहले ही पता है, टी इसका पुत्र हो गया। तो कह रहा पी एस से किस प्रकार संबंधित है, जो ये पी है वो एस का क्या लगता है, तो मतलब क्या हो गया, आपका चचेरा भाई हो गया, उसके चाचा का भाई है एस, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, चचेरा भाई, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं देखो निश्चित कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो क्या लिख रहा हो आप देखना, यहाँ पे जरा अलग से लिख लो इसको, एफ आर वाई फिर एच फिर डब्ल्यू, ये है। तो यह देखो सी डी ई एफ, तो 3 जोड़ोगे तो आपका एफ आ रहा है ना, 3 जोड़ने पर आपका क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। यहाँ पे देखो ओ पी क्यू आर, 3 जोड़ने पर आर आ रहा है। यहाँ पे देखो वी डब्ल्यू एक्स वाई, 3 जोड़ने पर वाई आ रहा है। अब देखो ई एफ जी एच, 3 जोड़ने पर एच आ रहा है। टी यू वी डब्ल्यू, 3 जोड़ने पर डब्ल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें भी वही करेंगे, तो एच में 3 जोड़ेंगे एच आई जे के हो जाएगा, आई में 3 जोड़ेंगे आई जे के एल हो जाएगा, डी में 3 जोड़ेंगे डी ई एफ जी, ये आ जाएगा, ई में 3 जोड़ेंगे ई एफ जी एच, तो एच हो जाएगा। तो के एल जी एच, तो के एल जी एच, तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गोपाल मोहन से बड़ा है। देखो जरा क्या कह रहा है कि जो गोपाल है, गोपाल मोहन से बड़ा है, तो गोपाल मोहन से बड़ा हो गया, परंतु राम से छोटा है। तो गोपाल है वो मोहन से तो छोटा बड़ा है, और राम से क्या है, ये छोटा, तो गोपाल से बड़ा कौन हो जाएगा, राम। मोहन सोहन से बड़ा है, जो मोहन है वो सोहन से बड़ा है,
परंतु राम से छोटा है, लेकिन राम से छोटा वो अपने आप ही हो गया। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा राम हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ये देखो ये शब्द लिखा है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, इसको भी जरा इसी तरीके से देखते हैं हम। यहां पे देखना आप लोग, एम को लिखा जा रहा है ओ, तो एम को ओ कैसे लिखा जा रहा है, LMNO, तो आपका 2 जोड़ दिए तो आपका ओ आ गया। यू का बना रहा हो टी, तो यू का टी बना रहा है TU, इसको उल्टा देखा गया -1 TU, तो ये बन गया आपका। एस का क्या बना रहा हो, एस का बना रहा आपका यू, तो STU, 2 जोड़ा तो आपका ये आ गया। फिर आपका इस एस का क्या बना रहा है आर, तो ये देखो RST, इसको ऊपर को जो RS, इसको ऊपर को -1 कर रहा है। अब फिर ओ से क्या बना रहा हो, ओ से बना रहा फिर Q, OPQ, फिर नीचे को 2, कुल मिला के नीचे को 2 जोड़ रहा, फिर उसके बाद ऊपर को 1 जोड़ रहा है, नीचे को 2 जोड़ा, फिर ऊपर को जोड़ा, फिर नीचे को जोड़ा, फिर ऊपर को, लेकिन नीचे को 2 और ऊपर को 1 ऐसे करके कर रहा है। तो दिल्ली का आपका नीचे को जोड़ोगे पहले तो D क्या आ जाएगा, DEF, तो क्या हो जाएगा आपका F। फिर E को ऊपर को जोड़ोगे एक, तो E से एक पहले क्या आता है DE, तो DE आएगा, तो D आ जाएगा आपका। फिर नीचे को 2 जोड़ेंगे LMN, तो क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा, ठीक है ना। तो FDN, फिर आपको देखो GH, फिर G लेंगे तो ऊपर को आपको 1 जोड़ोगे तो H आ जाएगा। I नीचे को जोड़ेगा IJK, तो आपका ऐसे करके, तो FDNGK, तो आपका D क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखो दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा भाई, यहां पर देखना कि क्या किया इन्होंने, 11 लिखा गया है ना, फिर यहाँ पे 12 लिखा गया है, यहाँ पे 16 लिखा गया है, यहाँ पे 25 लिखा गया है, यहाँ पे 41 लिखा गया है। तो आप थोड़ा सा जरा अंतर देख के निकालेंगे पहले। तो 11 में 1 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, है ना, 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25, है ना। अब यहाँ पे देखना कि 25 में अगर आप कितना जोड़ोगे, 25 में अगर 16 जोड़ोगे तो 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखना, ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर जुड़ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि 25 जुड़ेंगे। तो 41 में 25 जुड़ेगा तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो 66 आपका आंसर हो जाएगा। तो 66 यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग, तो भाग का अर्थ माइनस, तो ये देखो इसका मान निकालना है। तो आप लोग देखो भाई, यहां पे लिखा है 15 गुणा, और गुणा का अर्थ क्या बोला, गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा की जगह आपको भाग लिखना है, फिर 3 है, ठीक है। फिर लिख रहा है प्लस, और प्लस का अर्थ बोल रहा है गुणा, तो प्लस का अर्थ गुणा बोला तो प्लस की जगह गुणा आ गया, फिर 4 है, 4 आ गया आपका। फिर आपका भाग है, और भाग के लिए क्या बोला, भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग का अर्थ माइनस हो गया 2, फिर माइनस आ गया, और माइनस का अर्थ बोल रहा है प्लस, तो माइनस का अर्थ हो गया +3। इसको सॉल्व करना जरा क्या आता है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करते तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते, तो 3 का भाग 15 में दोगे तो 3 पंजे 15, फिर गुणा 4 -2 +3, फिर जब गुणा वाला भाग वाला हो जाता तो फिर गुणा वाला करते हैं, तो गुणा वाला करेंगे तो 4 पंजे 20, -2 +3, तो 20 में से 2 गया 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हो गया बी। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपके जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे अब 31 से 70 तक, और उसके बाद 71 से 100 तक आएंगे आपके जीएस के क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करेंगे हम उत्तराखंड के क्वेश्चन, ठीक है। 31 से उत्तराखंड के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके स्टार्ट यहाँ पे। तो पहला देखना, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो पहले आंसर 31 क्वेश्चन का आंसर देखना भाई, आंसर लगाना आप लोग भी। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो स्थायी राजधानी के लिए आपको कौन सा आयोग बनाया गया था हमारे सरकार द्वारा, तो ये बनाया गया था दीक्षित आयोग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझना, आयोग जो स्थायी राजधानी चयन आयोग है, ठीक है, स्थायी राजधानी चयन आयोग का जो गठन हुआ था वो आपका 11 जनवरी 2001 को किया गया था, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि जो वीरेंद्र दीक्षित है, दीक्षित आयोग इसका नाम पड़ा, लेकिन 2003 यानी कि 1 फरवरी 2003 को वीरेंद्र दीक्षित इस आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, इसलिए इस आयोग का नाम क्या हो जाता है, दीक्षित आयोग। ध्यान रखना आपका, 2001 में जो आयोग बना था वो स्थायी चयन आयोग, स्थायी राजधानी चयन आयोग था 2000, यानी कि 11 जनवरी 2001 को बना। फिर बीच में इस आयोग को क्या किया था, सरकार ने थोड़े टाइम के लिए इसे बंद कर दिया था, तब जाके इसे 2003 में पुनः जब इसके अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित बनते हैं, तब जाके क्या होता है, ये इस आयोग का गठन किया जाता है 2003 में, ठीक है। वीरेंद्र दीक्षित या दीक्षित आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है 2008 में, अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री या फिर सीएम के सामने रखता है 2008 में।
और ये आयोग क्यों बनाया गया था? स्थायी राजधानी के लिए, कि हमारी स्थायी राजधानी कौन सी होगी। ठीक है, तो इस आयोग ने क्या किया था, दीक्षित आयोग ने क्या किया था, स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का गठन किया था। 5 शहरों को चुना गया था, 5 शहर, जिसमें से एक तो था आपका देहरादून, ठीक है, एक था आपका काशीपुर, ठीक है, एक चुना था आपका ऋषिकेश, और एक चुना था आपका रामनगर, और एक आपका चुना था गैरसैंण। तो इन 5 शहरों का चयन किया गया था स्थायी राजधानी के लिए, किसके द्वारा? दीक्षित आयोग के द्वारा। और इन 5 शहरों में भी जो सबसे उपयुक्त माने गए 2 शहर है, एक देहरादून को माना था और एक काशीपुर को माना था। ठीक है, लेकिन स्थायी राजधानी आज तक नहीं बनी हमारी। आज वर्तमान में भी उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि देहरादून हमारी स्थायी राजधानी नहीं है। देखो, दीक्षित आयोग बना था स्थायी राजधानी के लिए, उन्होंने 5 शहरों का गठन किया था कि यहाँ 5 शहरों में से किसी एक शहर में राजधानी बनाओ। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे राज्य की कोई भी स्थायी राजधानी नहीं है। देहरादून हमारे राज्य की अस्थायी राजधानी है, जबकि आपका गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो ध्यान रखना इस आयोग के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ठीक है, यहां पर सही नहीं छांटना आपको। पहला देखना, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश है। ठीक है भाई, हमारे राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांश है। दूसरा देखना कि उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल फुटबॉल है। ये भी आपका सही हो जाएगा भाई, हमारे राज्य का राज्य खेल फुटबॉल 2011 को बनाया गया था। ठीक है, पहली बार राज्य खेल कब घोषित किया गया फुटबॉल को? 2011 में। तीसरा देखना, उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। ये भी सही हो जाएगा आपका। चौथा देखना कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु बाघ नहीं होगा। ठीक है, बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, जबकि राज्य पशु हो जाएगा आपका कस्तूरी मृग हमारे राज्य का राज्य पशु है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी चीजें थोड़ा ध्यान रखना, जैसे हमारा राज्य गीत कब बना? राज्य गीत चयन समिति का गठन 2015 में किया गया था। ठीक है, और लक्ष्मण सिंह बटोही के नेतृत्व में राज्य गीत चयन समिति का गठन किया गया। ठीक है, और 2016 में हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन का जो गीत है, ये इसे हमारा राज्य गीत घोषित किया गया 2016 में। समिति बनी थी 2015 में। गीत कब बना? हमारा राज्य गीत कब घोषित किया गया सरकार के द्वारा? 2016 में। देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन, ध्यान रखना इसे। ठीक है, हमारा राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, जो कि 2015 में राज्य वाद्य यंत्र ढोल को बनाया गया। बाकी 2016 में ध्यान रखना, 2016 में राज्य तितली को भी घोषित किया गया, जो हमारी राज्य तितली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 33। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो हमारे राज्य में जो गोरखा का शासन स्थापित होता है वो भी कहां पर? कुमाऊं में 1790 में। ध्यान रखना, 1790 में एक युद्ध होता है, हवाला बाग का युद्ध। हवाला बाग का युद्ध होता है 1790 में, और ये युद्ध अल्मोड़ा में होता है। एक तरफ आपका चंद राजा महेंद्र चंद होता है, महेंद्र चंद, और इनके साथ इनके चाचा होते हैं लाल सिंह इनके चाचा होते हैं। बाकी गोरखों की तरफ से अमर सिंह थापा, ठीक है, हस्तिदल चौतुरिया, ठीक है, ये सारे लोग होते हैं इसमें। और इस युद्ध में गोरखाओं की विजय होती है, और महेंद्र चंद और लाल सिंह इस युद्ध में पराजित होते हैं और भागकर तराई क्षेत्र में चले जाते हैं। इस युद्ध के बाद कुमाऊं में आपका गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। ध्यान रखना 1790 में, देखो 1790 में एक और युद्ध भी होता है, गैतोड़ा का युद्ध होता है पहले। ठीक है, गैतोड़ा युद्ध होता है, गैतोड़ा युद्ध, और ये युद्ध आपका पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में होता है पहले। क्योंकि गोरखा क्या करते हैं, गोरखा नेपाल से 2 भागों में अपनी सेना भेजते हैं। नेपाल से उत्तराखंड में 2 भागों में अपनी सेना भेजते हैं। एक भाग आपका पिथौरागढ़ होते हुए आएगा, एक भाग आपका चंपावत होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण करेगा। तो जो ऊपर वाला क्षेत्र ये वाला, यहाँ से आपका अमर सिंह थापा नेतृत्व करता है गोरखों की तरफ से, जबकि नीचे वाली सेना का नेतृत्व हस्तिदल चौतुरिया करता है। तो यहाँ पर महेंद्र चंद होता है राजा, और आपका अमर सिंह थापा, यहाँ पर इन दोनों के बीच गैतोड़ा का युद्ध होता है, ये भी 1790 में होता है। लेकिन इस युद्ध में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा पराजित होता है, और जब गोरखा सेनापति पराजित होता है तो वो अपनी दूसरी सेना का यहाँ पर नीचे आ जाता है इसकी सहायता करने के लिए। फिर जाके आपका हवाला बाग का युद्ध होता है। भाई ध्यान रखना, किस युद्ध के बाद? देखो गैतोड़ा का युद्ध भी होता है, लेकिन हवाला बाग का युद्ध प्रसिद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद आपका क्या होता है, महेंद्र चंद और लाल सिंह कुमाऊं को छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। बाकी यहां पर देखना 1790 में देखो गढ़वाल पर भी गोरखों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, गढ़वाल पर गोरखों के द्वारा आक्रमण किया जाता है 1791 में। लेकिन गढ़वाल और गोरखों के बीच यहां पर 1792 में संधि होती है, लंगूरगढ़ की संधि। ध्यान रखना, लंगूरगढ़ की संधि
गोरखाओं और गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के बीच होती है 1792 में, क्योंकि 1791 में जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो वो युद्ध मतलब जीते नहीं है, लेकिन उनके बीच संधि होती है लंगूरगढ़ की संधि, ठीक है, 1792 में। तब जाके गोरखा दोबारे आते हैं। 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। 1804 में प्रद्युम्न शाह और गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में 14 मई 1804 में देहरादून में होता है। उस खुड़बुड़ा युद्ध के बाद गढ़वाल पर भी गोरखों का अधिकार हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। बाकी यहां पर देखना 1815 में आपका ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो जाता है हमारे राज्य में। ब्रिटिश शासन 1815 में, ठीक है। यहां पर 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया जाता है, पहली बार 3 मई को। तो ध्यान रखने ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है भाई? तो उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख या हमारे किस वेद ग्रंथ में मिलता है? तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। सबसे पहला उल्लेख आपका ऋग्वेद में, सबसे ज्यादा उल्लेख आपका उत्तराखंड का ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब ऋग्वेद में क्या नाम है उत्तराखंड के लिए? नाम कहा गया, एक तो देवभूमि कहा गया है, दूसरा ध्यान रखना मनुष्यों की पूर्ण भूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि या देवभूमि नाम उत्तराखंड के लिए देवभूमि नाम ऋग्वेद में कहा गया है। दूसरा मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। बाकी ऋग्वेद में आपका हेमवंत नाम भी आता है भाई। वेदों में आपका गढ़वाल के लिए हेमवंत नाम का प्रयोग होता है। जबकि ध्यान रखना उत्तराखंड के लिए बौद्ध ग्रंथ में हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, हिमवंत शब्द, ठीक है। तो हिमवंत अलग है और हेमवंत अलग है भाई। हेमवंत गढ़वाल के लिए कहा गया है यहाँ पर वेदों में, जबकि बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी बहुत सारे नाम आते हैं भाई। ऐसा भी आता है हमारे पास कि उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में उसी नगर भी कहा गया है। उसी नगर किसके लिए कहा गया है? उत्तराखंड के लिए कहा गया है, ठीक है। बाकी आपका खसदेश, पुराणों में भी आपका उत्तराखंड का वर्णन मिलता है भाई। पुराणों में केदारखंड, मानसखंड के नाम से आपका उत्तराखंड का वर्णन किया गया है, ठीक है। केदारखंड यानी कि गढ़वाल और मानसखंड यानी कि कुमाऊं, स्कंद पुराण में इन दोनों का वर्णन मिलता है। जिसमें आपने देखा होगा कि गढ़वाल के लिए आपका क्या क्या कहा गया? खसदेश कहा गया है, गढ़वाल के लिए किरात देश कहा गया है गढ़वाल के लिए, ठीक है। आपका उत्तरखंड कहा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई आपका ध्यान रखना यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35। उत्तराखंड बजट 2025-26 कितने बिंदुओं पर फोकस किया गया है भाई? तो यहां पर देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2025-26 में कितने बिंदुओं पर यहां पर फोकस किया गया है? तो आपका 7 बिंदुओं पर किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड का जो बजट है 2025-26 का 7 बिंदु कौन कौन से भाई? तो यहां पर सबसे पहले देखना, एक है आपका कृषि, ठीक है, उद्योग, ऊर्जा, एक आपका हो जाएगा पर्यटन हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा आयुष आयुष, ठीक है। एक आपका हो जाएगा अवसंरचना, ठीक। तो ये आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा संयोजकता। तो इन 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। तो ध्यान रखना उत्तराखंड का जो बजट है 2025-26, तो 7 बिंदु कौन कौन से हैं भाई? ठीक है। तो ये आपके 7 बिंदु है जिन पर मुख्य फोकस किया गया है। कृषि हो गया, उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया, पर्यटन हो गया, आयुष हो गया और अवसंरचना होगी, ठीक है। और लास्ट आपका संयोजकता हो गई। बाकी यहां पर देखना कि किस मॉडल पर आधारित है। मॉडल पूछे, मॉडल किस मॉडल पर आधारित है आपका बजट 2025-26? तो ज्ञान मॉडल पर आधारित है, ठीक है। ज्ञान मॉडल पर आधारित है। तो ध्यान रखना ज्ञान का मतलब, जी का मतलब होता है गरीब, ठीक है। वाई का मतलब होता है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता और एन का मतलब है नारी। तो किस मॉडल पर आपका उत्तराखंड का बजट 2025-26 आया है? कौन सा मॉडल है? ज्ञान मॉडल पर, ठीक है। और आपका एक चीज और ध्यान रखना, एक नमो संरचना, यानी कि बजट की जो प्राथमिकता है, बजट की अगर प्राथमिकता आपसे पूछे, प्राथमिकता किस प्राथमिकता पर आधारित है बजट ये? तो वो है आपका नमो बजट, इसकी प्राथमिकता है। एन का होता है नवाचार, ए का होता है, ए का मतलब है, एन का मतलब नवाचार है भाई, ठीक है। ए का मतलब है आत्मनिर्भर, एम का मतलब है महान विरासत और ओ का मतलब है ओजस्वी। तो ध्यान रखना, एक तो नमो के बारे में आपको ध्यान रखना भाई। 2025-26 का जो बजट है हमारा उत्तराखंड का, उसमें किस पर प्राथमिकता दी गई है? वो है आपका नमो यानी कि एन का मतलब है नवाचार, ए का मतलब है आपका
ए का मतलब आपका हो जाएगा अवसंरचना, ठीक है। ए का मतलब आपका क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर, सॉरी, ए का मतलब हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर, एम का मतलब हो जाएगा आपका महान विरासत, और ओ का मतलब हो जाएगा आपका ओजस्वी। बाकी यहाँ पर ज्ञान मॉडल पर आधारित है भाई, ठीक है। गरीब हो गया, युवा हो गया, अन्नदाता हो गया, और नारी शक्ति होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद है, कोई आपके फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका कितने बिंदुओं पर आधारित है भाई, कितने बिंदुओं पर फोकस किया गया है, 7 बिंदु, और सातों के सातों आपको याद होने चाहिए। किस मॉडल पर आधारित है, ज्ञान मॉडल पर आधारित है, ठीक है। प्राथमिकता किस पर दी गई है, नमो के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। और पहली बार उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख से ज्यादा इस बार का बजट जारी किया है, 1 लाख करोड़, ठीक है। 1 लाख करोड़ का बजट पहली बार जारी किया है उत्तराखंड सरकार ने। इससे पहले 89 लाख करोड़ रुपए का बजट था, इससे पहले 2024-25 का बजट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 36, खगमरा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। देखो खगमरा किला है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में हो जाएगा। इसको बनाया था आपका भीष्मचंद ने, ठीक है, राजा भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया ये किला। बाकी यहां पर देना बालो कल्याण चंद ने एक किला बनाया था अल्मोड़ा में, लाल मंडी का किला बनाया था। और इस किले को पोर्ट मोइरा के नाम से भी जानते हैं, पोर्ट मोइरा, ठीक है। बाकी यहां पर देखना, और सोमचंद ने भी एक किला बनाया भाई, राजबुंगा किला चंपावत में, राजबुंगा किला बनाया है चंपावत में सोमचंद ने। और ये आपका है लोहागाड़ चंपावत, ठीक है, चंपावत में हो जाएगा आपका ये। बाकी यहाँ पर चंपावत में एक और किला ध्यान रखना आपको, चंपावत में बाणासुर का किला भी आपका चंपावत में हो जाएगा। और बाणासुर नामक राक्षस ने इस किले को बनाया था। और इस किले का जो नाम है वो है आपका मारकोट। किस किले को मारकोट के नाम से भी जानते हैं भाई, ध्यान रखना, मारकोट के नाम से किस किले को जानते हैं, बाणासुर का किला। और आपका पोर्ट मोइरा के नाम से किसको जानते हैं, लाल मंडी का किला अल्मोड़ा में है। एक आपका सिमलगढ़ का किला है, सिमलगढ़ का किला हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, सिमलगढ़ का किला पिथौरागढ़ में हो जाएगा। और ये गोरखाकालीन है, गोरखों ने इसे बनाया था। इस किले को जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर उत्तराखंड राज करने आते हैं, इस किले का नाम भी अंग्रेज बदल देते हैं और इस किले का नाम रख देते हैं लंदन पोर्ट। तो ध्यान रखना, लंदन पोर्ट किस किले का नाम है, सिमलगढ़ के किले का नाम है आपका लंदन पोर्ट, जो कि आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ में, ठीक है। बाकी मारकोट किस किले को बोलते हैं, बाणासुर का किला, ठीक है। बाकी आपका पोर्ट मोइरा किला किसको बोलते हैं, लाल मंडी का किला, ठीक है। राजबुंगा का किला किसने बनाया था, चंपावत में सोमचंद ने बनाया था, ठीक है। 1-2 किले आपको और ध्यान रखने हैं, जैसे कलवागढ़ी का किला, कलवागढ़ी का किला हो जाएगा आपका रुड़की में हो जाएगा ये, ठीक है, रुड़की में हो जाएगा। एक आपका रुद्रपुर का किला भी ध्यान रखना, रुद्रपुर का किला। और रुद्रपुर का जो किला है ये आपका रुद्रपुर में नहीं है, ये आपका हो जाएगा काशीपुर में, ठीक है। और हर्षदेव जोशी का पिता होता है शिवदेव जोशी, उसने बनाया था इस किले को। हर्षदेव जोशी का पिता शिवदेव जोशी के द्वारा इस किले को बनाया गया, ठीक है। तो ये कुछ किले बताए भाई मैंने जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 37, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन किया जाता है। तो वो कौन सी पुस्तक हो जाएगी भाई, तो यहां पर देखना पुस्तक कौन सी हो जाएगी, राजतरंगिणी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी पुस्तक है, जिसकी जानकारी हमें, कश्मीर का एक राजा होता है ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा आक्रमण किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और उस समय यहाँ पर एक राजा होता है बसंत देव, कत्यूरी वंश का राजा, तो उसको पराजित करके यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीठ आपका आक्रमण करता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है, तो ये पुस्तक हो जाएगी भाई आपकी राजतरंगिणी, ठीक। दूसरा यहाँ पर ध्यान देना कि एक यहाँ पर पुस्तक दी है कल्याण चंद्रोदयम, ये पुस्तक लिखी है आपकी कवि शिव ने, चंद वंश के राजा कल्याण चंद के समय लिखी गई पुस्तक कवि शिव के द्वारा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जहांगीरनामा भी है, जहांगीरनामा में भी हमारे चंद वंश पंवार वंश के राजाओं का, देखो जहांगीरनामा में ध्यान रखना, पंवार वंश का एक राजा है श्याम शाह का वर्णन मिलता है आपका जहांगीरनामा में, ठीक है। बाकी कहा जाता है कि जहांगीरनामा के अनुसार श्याम शाह जहांगीर के दरबार में गया था और श्याम शाह को जहांगीर ने उपहार में एक घोड़ा एक हाथी दिया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे, ठीक है। बाकी शाहनामा में भी वर्णन मिलता है कि जब शाहजहां आपका मुगल वंश का राजा था, तो शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अभी क्वेश्चन आया था पटवारी में कि किसके शासनकाल में जब शाहजहां ने आक्रमण किया था गढ़वाल पर 1635 में, कर्णावती उस समय रानी होती है यहाँ की, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका होती है, ठीक है। तो शाहजहां आक्रमण कराता है 1635 में। तो नजावत खां
मुगल सेना का नेतृत्व करता है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38। देखो, नई युवा नीति 2023 में किस राज्य की तर्ज पर युवा कल्याण नीति का निर्माण राज्य में एक युवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे राज्य में देखो नई युवा नीति आई। एक तो आपने पढ़ी होगी कि प्रथम युवा नीति कब आई थी, प्रथम राज्य की प्रथम युवा नीति, तो राज्य की प्रथम युवा नीति हो जाएगी 2011 की। ठीक है, 2000 सितंबर 2011 में प्रथम, 5 सितंबर है, 5 सितंबर 2011 में प्रथम युवा नीति आई। और नई युवा नीति आपसे पूछे 2023 की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है कि किस राज्य की तर्ज पर हमारे राज्य में युवा कल्याण नीति का निर्माण और राज्य में एक युवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो ऐसा राज्य है मेघालय राज्य। तो इसके तर्ज पर हमारे राज्य में एक तो युवा आयोग बनेगा, ठीक है, दूसरा आपका युवा कल्याण नीति भी आपका यहाँ पर जारी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना नई युवा नीति का जो मसौदा तैयार किया है ये यूएनडीपी के द्वारा किया गया है भाई, यूएनडीपी। तो जो इसका मसौदा या इसका जो आपका पूरा जो मसौदा तैयार किया गया है 2023 का जो नीति आई है, तो किसके द्वारा, किसके सहयोग से किया गया है, यूएनडीपी के सहयोग से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद इसका नाम होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के सहयोग से। ठीक है, इस बार की जो युवा नीति है 2023 की नई युवा नीति, इसके सहयोग से पूरा मसौदा तैयार किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39 क्वेश्चन। त्रिशूल, भागीरथी और हाथी क्या है भाई, राज्य में त्रिशूल, भागीरथी और हाथी क्या है। तो त्रिशूल क्या हो जाएगा भाई आपका, भागीरथी क्या हो जाएगा और हाथी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपके पर्वत। ठीक है, पर्वत है, त्रिशूल पर्वत हो जाएगा आपका चमोली में। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर देखें कितनी मीटर है, तो त्रिशूल की ऊंचाई हो जाएगी 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है, त्रिशूल पर्वत की, चमोली में है। बाकी भागीरथी पर्वत आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, उत्तरकाशी में। और भागीरथी ग्लेशियर अगर आपसे पूछे तो वो चमोली में है, ग्लेशियर पूछे भागीरथी के नाम से तो आपका चमोली में हो जाएगा। और भागीरथी पर्वत पूछे उत्तरकाशी में, तो ये आपका इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6968 मीटर। ठीक है, बाकी हाथी पर्वत भी आपका चमोली में हो जाएगा भाई, हाथी पर्वत भी चमोली में है। और इसकी ऊंचाई अगर देखें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6727 मीटर, यानी कि 67-27 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको शुरू के जो ऊंचाई वाले पर्वत है उसको तो जरूर ध्यान रखना है। जैसे सबसे ऊंचा पर्वत आपका हो जाएगा भाई नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, 7817 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके बाद कामेट हो जाएगा 7756 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद आपका नंदा देवी पूर्वी हो जाएगा 7434 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके बाद आपका अभिगमन पर्वत हो जाएगा 7355 उसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 72 मीटर आपका एक पर्वत है, माना पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे पर्वत है जो आपको याद रखने हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 40। उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर हो जाएगी, ये हल्द्वानी के पास। ठीक है, नाहन पर्वत श्रृंखला यानी कि हल्द्वानी नैनीताल में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41। देहरादून में आसरा ट्रस्ट की स्थापना, देखो देहरादून में आसरा ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाया गया है देहरादून में, आसरा ट्रस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये भाई आपका हो जाएगा इसका आंसर शैला ब्रिजनाथ के द्वारा। और ये इन्होंने 2009 में की थी इसकी स्थापना। देखो इसका उद्देश्य क्या है आसरा ट्रस्ट का, तो देहरादून में जो आपके अशिक्षित जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए शिक्षा के लिए और कुपोषण को कम करने के लिए आसरा ट्रस्ट बनाया गया है, किसके द्वारा, शैला ब्रिजनाथ के द्वारा 2009 में। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे जोगिंदर रोहिला, इनके बारे में देखना भाई, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संस्कृति, एक संस्था है संस्कृति नाम से, संस्कृति नामक संस्था के सहयोग से, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने 2007 से लेकर ये अभी तक लगे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में संस्कृति नामक संस्था के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, पुस्तकालय खोल रहे हैं। पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी, निःशुल्क लाइब्रेरी की स्थापना कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, निःशुल्क लाइब्रेरी बना रहे हैं, किसके सहयोग से, संस्कृति नामक संस्था के सहयोग से। कौन, जोगिंदर रोहिला। ठीक है, बाकी कल्प क्या है, कल्प आपका हो जाएगा भाई, ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम है, कंप्यूटर से संबंधित ये कार्यक्रम शुरू किया गया है कल्प राज्य में। ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम इसके पूरा नाम है, और कंप्यूटर में शिक्षा दी जाती है इसके थ्रू। ठीक है, कल्प के द्वारा राज्य में। बाकी रूम टू रीड कार्यक्रम, ये आपका शिक्षा से संबंधित है भाई, रूम टू रीड कार्यक्रम राज्य में, और ये आपका हरिद्वार में इसको चलाया जा रहा है। रूम टू रीड कार्यक्रम किससे संबंधित है, शिक्षा से, और कहां पर इसको चलाया जा रहा है, हरिद्वार में। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 42 क्वेश्चन देखना, निम्न में से किसके जन्म दिवस पर राज्य में जल दिवस मनाया जाता है, तो आंसर लगाना, किसके जन्म दिवस पर यहाँ पर जल दिवस, देखो राज्य जल दिवस, हमारे राज्य में एक जल दिवस मनाते हैं
25 मई को, ठीक है। राज्य जल दिवस मनाया जाता है भाई 25 मई को। और उस समय आपका किसका जन्म हुआ था 25 मई को? श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 को। और इनका जन्म होता है भाई जौलगांव, जौलगांव पड़ता है आपका टिहरी में, ठीक है, टिहरी में पड़ता है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था देहरादून में। सबसे कम 14 वर्ष की आयु में ये नमक सत्याग्रह 1930 में यहाँ पर भाग लेते हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। और आपका टिहरी रियासत के लिए लड़ते रहते हैं, वहाँ पर राजशाही शासन के खिलाफ ये लड़ते रहते हैं, ठीक है। इनकी मांग थी उत्तरदायी शासन दो, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर देखना गोविंद वल्लभ पंत का जन्म होता है 10 सितंबर 1887 को, ठीक है। और 10 सितंबर को भी हमारे राज्य में एक दिवस मनाते हैं, 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस, उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो ध्यान रखना उस दिन किसका जन्म हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत के जन्म दिवस पर यहाँ पर उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। बाकी नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर, इनके जन्म दिवस पर 12 अगस्त को उत्तराखंड प्रेरणा दिवस, ठीक है, उत्तराखंड प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस मनाया जाता है हमारे राज्य में 12 अगस्त को, ठीक है। किसके जन्म दिवस पर? नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर। इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस पर 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाते हैं। लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है राज्य में, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस। किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं हमारे राज्य में उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस? 24 दिसंबर को इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी कहा जाता है। बाकी ध्यान रखना कुछ दिवस और है भाई, जैसे हिमालय दिवस 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाते हैं, ठीक है। बाकी 17 सितंबर को ध्यान रखना, 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाते हैं हमारे राज्य में, ठीक है। 19 सितंबर को ध्यान रखना हरिदत्त भट्ट सैलेस, एक नाम आता है हरिदत्त भट्ट सैलेस के नाम पर, इनके जन्म दिवस पर हमारे राज्य में साहित्य उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। बाकी कुमाऊनी दिवस मनाते हैं, कुमाऊनी बोली भाषा दिवस 1 सितंबर, गढ़वाली बोली भाषा दिवस 2 सितंबर को, ठीक है। पहाड़ दिवस भी अगर आपसे पूछे, राज्य में पहाड़ दिवस मनाते हैं, पहाड़ दिवस, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, राज्य में पहाड़ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो तो यहां पर आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय हो जाएगा आपका? 86.07% आपका पर्वतीय हो जाएगा। बाकी बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा भाई? 13.93% आपका क्या हो जाएगा? मैदानी भाग हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44, निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे ऊंचाई पर निवास करती है? सबसे ऊंचाई का मतलब हिमालय में कौन सी जनजाति रहती है, ठीक है। तो हिमालय में सबसे पहली जनजाति आपकी भोटिया जनजाति आई थी भाई, ठीक है। हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति भी पूछे, जनजाति, प्राचीन जनजाति भी अगर आपसे पूछे, जाति नहीं, जाति में फिर क्वेश्चन अलग हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भोटिया, संपूर्ण हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति भोटिया जनजाति, और सबसे प्राचीन जाति पूछे आपसे, राज्य की सबसे प्राचीन जाति तब आपका हो जाएगी कोल। कोल यहाँ की सबसे प्राचीन जाति है, और जनजाति पूछे तो कौन सी हो जाएगी? भोटिया जनजाति हो जाएगी। बाकी भोटिया जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना 5 जो जनजातियां हैं उनमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जनजाति का है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी आपका भोटिया जनजाति का हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो इससे बहुत बनते हैं, ठीक है। बाकी जौनसारी जनजाति के बारे में भी आपने देखा होगा भाई, इसमें खुमरी नामक एक पंचायत पाई जाती है, ठीक है। 3 प्रकार के विवाह होते हैं यहाँ पर, सबसे शांत सौकात का विवाह होता है आपका बाजदिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति अगर आपसे पूछे थारू, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 45, निम्न में से किस सिख गुरु ने फतेहपति शाह के युद्ध किया था? निम्न में से किस सिख गुरु ने फतेहपति शाह से युद्ध किया था भाई? तो कौन सा सिख गुरु था? तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? फतेहपति शाह के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध का नाम भी ध्यान रखना, एग्जाम में भी पूछा है, बंगाड़ी का युद्ध, या फिर कहीं कहीं पर लिखा होगा बंगेड़ी का युद्ध, एक ही बात है ये, ठीक है। बंगेड़ी का युद्ध या बंगाड़ी का युद्ध 18 सितंबर को होता है, 18 सितंबर 1688 को होता है, जब राजा आपका फतेहपति शाह होता है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना कि ऐसे कहा जाता है कि फतेहपति शाह इसमें खुद लड़ने नहीं गया था, 10 पहाड़ी राजा थे, उसका नेतृत्व कर रहा था फतेहपति शाह। 10 पहाड़ी राजा और गुरु गोविंद के बीच हुआ था ये युद्ध। और ये सारी कहानी हमें विचित्र नाटक, एक नाटक है विचित्र नाटक, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का ये आत्मकथा है, नाटक है ये, उसमें लिखी गई है ये पूरे युद्ध के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46, निम्न में से कौन एक गलत जोड़ा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर गलत छाड़ना आपको, मिलम हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो मिलम से आपका गौरी नदी,
ठीक है। गौरी नदी निकलती है मिलम से। दूधातोली से आपका पूर्वी नयार निकलती है, ठीक है भाई। दूधातोली से आपकी 5 नदियां निकलती है, उसमें से एक पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, बिनो नदी, आटागाड़ नदी। सतोपंत हिमनद से आपका बिलंगना नहीं निकलेगी, ठीक है। सतोपंत से निकलती है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। बाकी बिलंगना नदी आपका खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से आपका भागीरथी, ठीक है भाई। तो यहां पर गलत छाड़ना था आपका, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 47। निम्नलिखित में से सरस्वती व अलकनंदा नदी के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग स्थित है, ठीक है। जब भी दो नदियां आपस में मिलती है तो उसे प्रयाग कहते हैं। तो कौन सा प्रयाग इन दोनों की नदियों पर है, ठीक है, सरस्वती और अलकनंदा। तो यहां पर हो जाएगा भाई आपका केशव प्रयाग, और ये केशव प्रयाग आपका चमोली में हो जाएगा, चमोली, ठीक है। बाकी गणेश प्रयाग ध्यान रखना टिहरी में है, टिहरी का पुराना नाम है गणेश प्रयाग। और यहाँ पर आपका एक तो भागीरथी नदी मिलती है, भागीरथी, और दूसरी आपकी यहाँ पर कौन सी मिलती है, बिलंगना नदी। कहाँ पर, केशव प्रयाग में। सोन प्रयाग हो जाएगा भाई आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में आपको पता है कि सबसे जो प्रसिद्ध नदी है मंदाकिनी के साथ सोन प्रयाग में एक तो आपको ध्यान रखना है सोन गंगा बोलते हैं, या फिर इस सोन गंगा को वासुकी गंगा भी बोलते हैं, वासुकी गंगा, एक ही बात है ये, ठीक है। वासुकी गंगा या सोन गंगा के साथ मंदाकिनी नदी का मिलन कहाँ पर होता है, सोन प्रयाग में। हरि प्रयाग नाम का एक प्रयाग आपका उत्तरकाशी में भी है, जहां पर आपका एक तो भागीरथी नदी मिलती है भाई, भागीरथी नदी के साथ हरि गंगा ऐसे लिखा हुआ था, हरि गंगा, और भागीरथी का संगम कहां पर होता है, हरि प्रयाग में, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रयाग है भाई उत्तराखंड राज्य में, 5 प्रयाग हो गए आपके, ठीक है। उसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रयाग है। चमोली में सबसे ज्यादा प्रयाग आपके चमोली में देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट देखना यहाँ पर 48 क्वेश्चन। निम्न में से एक सही सुमेल है, यानी कि कौन सा आपका सही है। देखो बगजी क्या है, बगजी बुग्याल है। अब बगजी बुग्याल आपका पौड़ी में नहीं है, बगजी हो जाएगा आपका चमोली में, ठीक है। बाकी यहाँ पर वेदनी भी बुग्याल है, वेदनी आपका ये भी चमोली में हो जाएगा। दयारा भी बुग्याल है, दयारा भी आपका क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी में हो जाएगा, उत्तरकाशी में, ठीक है। सबसे बड़ा बुग्याल पूछे तो वेगनी बुग्याल है चमोली में। बाकी आपका जोराई बुग्याल, ये आपका सही हो जाएगा भाई, जोराई बुग्याल टिहरी में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 49, ठीक है। देखो यहां पर क्या दिया है, कुमगढ़ नामक पत्र, यानी कि एक पत्र निकलता है हमारे राज्य से कुमगढ़ नाम से। तो ये कहां से निकलता था, तो ये निकलता था भाई आपका हल्द्वानी से, ठीक है। बाकी आपका ध्यान रखना अल्मोड़ा से भी पत्र निकलता था, एक पुरवासी नाम का पत्र, ठीक है। बाकी अल्मोड़ा से एक आपका प्रजाबंधु भी ध्यान रखना, प्रजाबंधु 1947 में निकला था जयदत्त वेला के द्वारा, ठीक है। बाकी पौड़ी से, देखो पौड़ी से बहुत सारे, जैसे पौड़ी से निकलता था एक कोटद्वार से, पौड़ी के कोटद्वार से ध्यान रखना, पौड़ी के कोटद्वार से एक तो आपका सत्यपथ पत्र, ठीक है। आपका एक सत्यपथ के अलावा आपका एक ध्यान रखना यहाँ पर जयंत भी निकलता था यहाँ से, ठीक है। जयंत और सत्यपथ पत्र ये पौड़ी के कोटद्वार से निकलते थे, ठीक। बाकी गोपेश्वर से ध्यान रखना, गोपेश्वर से अनिकेत पत्र, गोपेश्वर से निकलता था एक पत्र, अनिकेत नाम का पत्र निकलता था, ठीक है। बाकी देहरादून से बहुत सारे पत्र निकलते थे भाई, देहरादून से जैसे आपने सुना होगा एक आपका युगवाणी नाम का पत्र निकलता था, ठीक है। एक आपका ध्यान रखना गढ़वाल दे नाम का पत्र निकलता था, नया जमाना नाम का पत्र निकलता था, उत्तराखंड दर्शन नाम का पत्र निकलता था, हिमवंत नाम का पत्र निकलता था, हिमवंत पत्र भी है भाई, हिमवंत पत्र भी है जो देहरादून से निकलता था, ठीक है। हिमवंत पत्र है जो देहरादून से निकलता था, और हिमवंत कविता भी है, हिमवंत, तो कंफ्यूज मत होना, हिमवंत कविता लिखी है चंद्र कुंवर बर्तवाल ने, और हिमवंत पत्र निकलता था देहरादून से। कविता पूछे चंद्र कुंवर बर्तवाल ने लिखी है ये कविता, ठीक है, चंद्र कुंवर बर्तवाल, ठीक, जिसे उत्तराखंड का कालिदास भी कहते हैं, और उनको माना जाता है निराला के समकक्ष, ठीक है। कापलो पाको गीत भी लिखा है उन्होंने। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य का पहला योग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपका करंट में काम आएगा भाई। योग पार्क पहला बन रहा है हमारे राज्य में, और ये बनने जा रहा है देहरादून में, ठीक है। ऋषिकेश ऑप्शन में नहीं होता तो ऋषिकेश आंसर लगाते सारे लोग। चलो यहाँ पे देखना, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था भाई, उत्तरांचल उत्थान परिषद बनी थी 1988 में, ठीक है। और ये बनाया था आपका शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा, ठीक है। बाकी नित्यानंद स्वामी के बारे में क्या, पहले मुख्यमंत्री थे ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 52, द बटरफ्लाई मैन के नाम से, द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है हमारे राज्य में, ठीक है। द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा भाई आपका फ्रेडरिक स्मेटा, ठीक है, ठीक है। आपने सुना होगा तितलियों का संग्रहालय, तितलियों का संग्रहालय हमारे राज्य में कहाँ पर है,
तितलियों का संग्रहालय हो जाएगा आपका भीमताल में, ठीक है। तो भीमताल में तितलियों के संग्रहालय में इन्होंने क्या किया था, फ्रेडरिक स्मेटा ने बहुत सारे यहाँ पर शोध किया था, ठीक है, तितलियों से संबंधित शोध किया था यहाँ पर, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, द बटरफ्लाई, यानी कि पक्षियों से संबंधित, तितलियों से संबंधित यहाँ पर इन्होंने शोध किया था, इसलिए इन्हें बोलते हैं फ्रेडरिक द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। बाकी अल्फ्रेड रिंगार्ड, इनके बारे में भी आपने सुना होगा भाई। 1893 में इन्होंने मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना या इनके प्रयासों से इसकी स्थापना 1893 में मुक्तेश्वर में की गई थी। मुक्तेश्वर यानी कि मुक्तेश्वर हो जाएगा आपका नैनीताल में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर मुक्तेश्वर में, ठीक है। बाकी इसे भारतीय पशु चिकित्सा का मक्का भी कहा जाता है भाई, किसको, इसी संस्थान को। बाकी यहाँ पर एक रोग पशुओं में होता है, एक रोग सर्रा रोग जो है, उस पर यहाँ पर शोध करने वाले कौन है, यही है अल्फ्रेड रिंगार्ड। पशुओं में एक रोग होता है सर्रा रोग, तो उस पर भी शोध इसी संस्थान में किसने किया था, रिंगार्ड ने किया था। बाकी आपका मुर्गियों में एक बीमारी होती है रानीखेत बीमारी होती है मुर्गियों में, ठीक है। उसका भी आपको ध्यान रखना भाई, रानीखेत बीमारी, इसका जो टीका तैयार किया था इसी संस्थान के द्वारा तैयार किया गया था। इस रानीखेत बीमारी टीका का किस संस्थान ने इसका टीका तैयार किया था, तो अभी आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने, ठीक है। बाकी यहाँ पर अनिल प्रकाश जोशी के बारे में आपने सुना होगा, हैस्को के संस्थापक है भाई, हैस्को, ठीक है। और हैस्को आपका देहरादून में 1979 हैस्को ग्राम पड़ता है, यहाँ पर एक गांव है हैस्को, देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। वहां पर हैस्को की गठन करने वाले, पर्यावरण से संबंधित एक संस्थान है हैस्को, तो उसका गठन करने वाले आपके कौन है, ये अनिल प्रकाश जोशी है भाई, ठीक है। और हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण केंद्र की नाम इसका पूरा है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण केंद्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53। निम्नलिखित में से आर्यों की कौन सी शाखा उत्तराखंड में आके बसी थी। देखो आर्यों की कौन सी शाखा उत्तराखंड में आके बसी थी, तो वो शाखा थी भाई आपकी त्रिशु शाखा, ठीक है, त्रिशु शाखा। देखो यहां पे समझ लेना पहले कि देखो भारत में सबसे पहले आर्य आए, आर्य, ठीक है, यानी कि आर्य क्या है, वैदिक सभ्यता के निर्माता है। वैदिक सभ्यता हमारे भारत में चलती है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद कौन सी सभ्यता शुरू होती है, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के निर्माता किसे मानते हैं, आर्य, ठीक है। और ये आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से जब ये आर्य आए थे तो ये 5 भागों में भारत में बंट गए, 5 भागों में बंट गए, ये 5 अलग अलग भागों में बंट गए, ठीक है। एक भाग आपका त्रिवस, तो ये त्रिवस वाला जो भाग है, ये वाली जो शाखा है आर्यों की, ये आपका सिंध प्रांत में जाकर बस गई। आर्यों की एक शाखा त्रिवस सिंध प्रांत में जाके बस गई। अनु नाम की शाखा आर्यों की, ये आपका जम्मू कश्मीर नामक स्थान पर उधर बस गई ये लोग। यदु नाम की शाखा आर्यों की, ये पंजाब के स्थान पर बस गए, ठीक है। बाकी त्रिशु नाम की जो शाखा थी आर्यों की, ये हिमालय में जाकर बस गई। हिमालय में आपका उत्तराखंड आ गया, ठीक है, हिमाचल आ गया, नेपाल आ गया, तो इस जगह आपका ये त्रिशु शाखा बस गई थी आपकी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सेम ऐसी क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से आर्यों की कौन सी शाखा उत्तराखंड में आके बसी, हिमालय में, हिमालय यानी कि उत्तराखंड, त्रिशु शाखा, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो ये है, और एक 5वीं जो शाखा थी पुरु नाम की शाखा, ये आपका भारत के मध्य भाग में बस गई, मध्य क्षेत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, वहां पर बस गई। तो ये 5 शाखाएं थी जो मध्य एशिया से आए थे हमारे भारत में, और यहाँ पर इन्होंने राज किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 54। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती वाला जिला नहीं है, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। उधम सिंह नगर की भाई लगती है नेपाल से, चमोली की भी लगती है, चमोली की आपका तिब्बत चीन से लगती है, चंपावत की नेपाल से लगती है, अल्मोड़ा आपका आंतरिक जिला हो जाएगा, ठीक है। इसकी सीमा, इसको बोलते हैं आंतरिक जिला। और आंतरिक जिले आपके कितने हैं, 4। तो 4 आपको ध्यान रखना भाई। एक आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिला, जिसकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना किसी राज्य से लगती है, ठीक है। बाकी तिब्बत से 3 जिलों की सीमा लगती है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है। और नेपाल से आपका लगती है उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है पिथौरागढ़। चलो नेक्स्ट देखना, कुमार कुमारी प्रथा किस जाति में पाई जाती है। देखो कुमार कुमारी प्रथा पाई जाएगी आपकी कोल जाति में, ठीक है। कोल हमारे राज्य की प्रथम जाति है, हमारे राज्य की मूल निवासी जाति कोल है, ठीक है। मूल निवासी जाति पूछे, आदिम जाति पूछे या फिर प्रथम जाति पूछे, जिसने यहाँ पर राज किया वो थी आपकी कोल, ठीक है। कोल के अन्य नाम है भाई दस्यु, ध्यान रखना इसका अन्य नाम है, इसको मुंड भी कहते हैं, इसको आपको सबर भी कहते हैं, सबर भी इसी का नाम है, ठीक है। कोल सबसे पहले यहाँ पर राज करती है
कोलों का मुख्य व्यवसाय आपको ध्यान रखना कृषि होता है और पशुपालन होता है, बाकी ये प्रकृति पूजक भी होते हैं, ठीक है। नाग पूजा भी करते हैं, लिंग पूजा भी करते हैं कोल जाति के लोग, ठीक है। और कौन सी प्रथा पाई जाती है? कुमार कुमारी प्रथा। उसके बाद यहाँ पर किरात आए थे, किरातों ने कोलों को अपना दास बनाया, किरातों ने यहाँ पर राज किया। किरात भ्रमणकारी जाति थी, घूमने वाली जाति थी, पशुपालन करती थी ये लोग, और किरात आपका व्यापार करती थी, व्यापार करने वाली थी। किरातों को यहाँ से किसने भगाया? खस। फिर खस आए यहाँ पर, ठीक है। खसों ने यहाँ पर किरातों को भगाया, किरातों ने यहाँ से कोलों को भगाया, ठीक है। पहले कोल, फिर किरात, फिर खस। खस आए यहाँ पर, ये योद्धा थे और इन्होंने बहुत सारी प्रथाएं चलाई यहाँ पर, किरातों ने बहुत सारी प्रथाएं चलाई। तो क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा आगे। चलो नेक्स्ट देखना 56, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा खस जाति द्वारा राज्य में चलाई गई? कौन सी प्रथा चलाई गई भाई? खसों में एक तो देवदासी प्रथा होती थी, झटेला प्रथा भी होती थी, जार प्रथा भी होती थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखो जार प्रथा आपका टेकवा भी बोलते हैं इसे, टेकवा प्रथा। खस जाति ने जब यहाँ पर राज किया तो उस समय हमारे राज्य में बहुत सारी प्रथाएं चलाई, जिसमें से आपको ध्यान रखना एक तो देवदासी प्रथा थी। देवदासी प्रथा का मतलब था खस जाति अपनी जो बड़ी पुत्री होती है उसे मंदिरों में दान कर देते थे, तो उसे बोलते थे देवदासी प्रथा। झटेला प्रथा खस जाति में या यहाँ उत्तराखंड में पहले महिलाओं को बहुत सारे विवाह करने के क्या थे, यहाँ पर कर सकती थी वो बहुत सारे विवाह। तो जो पहला पति था, अगर वो दूसरा विवाह कर रही है तो जो पहला पति था, पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र होता था, पहले पति का जो पुत्र होता था, पहले पति का पुत्र, और पत्नी ने फिर दोबारा क्या कर दी? शादी कर दी दूसरे पति से, तो पहले पति का जो पुत्र होता था उसे बोलते थे झटेला, और एक प्रथा बन गई झटेला प्रथा, पहले पति का पुत्र। जार प्रथा क्या थी? जार या टेकवा प्रथा, ये भी खसों में थी भाई। जार प्रथा खसों ने शुरू की थी। यहाँ पर क्या होती थी? जार प्रथा या टेकवा प्रथा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ की महिलाओं को पहले बहुत सारे विवाह करने के अधिकार थे, तो महिलाओं का अधिकार था वो 2-3 लोगों से विवाह कर सकती थी। तो जो पहला पति होता था, ठीक है, जिससे पहले शादी हुई, और दूसरा पति जो होता था जिससे दूसरी बार शादी हुई महिला की, तो पहला पति दूसरे पति को मार सकता था, ठीक है, तो उसे बोलते थे जार, मारना, यानी कि उसे मारना, ये प्रथा थी आपकी जार, और राजा उसके लिए कोई दंड नहीं देता था, तो उसे बोलते थे जार प्रथा, टेकवा प्रथा या जार प्रथा, ठीक है। फिर बाद में एक कमिश्नर आएगा, ट्रेल नाम का कमिश्नर आएगा अंग्रेज, तो 1830 में वो इस प्रथा को समाप्त कर देगा कि ये गलत है कि नहीं मार सकता किसी को, ठीक है। जैसे कोई पहला पति था ना, वो दूसरे पति को मार सकता, उसे गुस्सा तो आएगा ही, है ना। तो ऐसे ट्रेल ने कहा कि ये गलत है, तो इसलिए इस प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। बाकी इन्होंने एक प्रथा चलाई भाई, घर ज्वाई प्रथा। हमारे राज्य में जो घर ज्वाई प्रथा है वो भी खसों ने चलाई थी, घर ज्वाई प्रथा। बाकी इनमें आपका एक और ध्यान रखना, बलि प्रथा भी देखने को मिलती है, इसी खसों में बलि प्रथा देखने को मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57, घटवाड़ी शब्द का सही अर्थ क्या है भाई? घटवाड़ी क्या होता है? ये तो आपका गढ़वाली शब्द है, जौनसारी शब्द है घटवाड़ी। तो पंचक्की में रखी अनाज की मात्रा, ठीक है भाई। पंचक्की यानी कि घराट में जो आपका अनाज होता है उसको ही आपको घटवाड़ी कहते हैं। और जब आटा पिस जाता है पंचक्की में, तो आटे का जो भाग दिया जाता है उस जो वहां पर पीसने वाला होता है उसे बोलते हैं भगवाड़ी, उसे भगवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले प्राचीन समय में क्या होता है भाई, पैसे तो होते नहीं थे देने के लिए, तो जो आटा पीसने वाला होता था उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता था, तो आटे का ही कुछ भाग उसे दिया जाता था पीस के, तो उसे बोलते हैं भगवाड़ी, ठीक है। और पंचक्की में जो आटा जो आटा ले जाया जाता है पिसवाने के लिए उसे बोलते हैं घटवाड़ी। तो दोनों अलग अलग शब्द है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58, निम्नलिखित में से कौन श्री यंत्र टापू कांड में शहीद हुआ था? देखो एक कांड हुआ था हमारे राज्य में, श्री यंत्र टापू कांड, और ये कांड हुआ था भाई 10 नवंबर 1995 को, ठीक है। और इसमें शहीद होने वाले आपका एक तो राजेश रावत है, दूसरा आपका यशोधर बैजवाल है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। देखो ये कांड आपका श्रीयंत्र टापू कांड आपका श्रीनगर में होता है, ठीक है, श्रीनगर में होता है। क्योंकि राज्य को बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कांड होते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा 8 अगस्त 1994 को होता है पौड़ी कांड, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा एक आपका मसूरी कांड होता है, ठीक है, एक आपका मुजफ्फरनगर कांड होता है, ठीक है, और एक आपका श्रीयंत्र टापू कांड भी होता है 10 नवंबर 1995 को। यहाँ पर शहीद कौन होते हैं? यशोधर बैजवाल और राजेश रावत, ठीक है। 59 क्वेश्चन देखना, निम्न में से किसके द्वारा 1921 में कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? देखो एक तो कुमाऊं परिषद हमारे पास 1916 में बनती है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कत्यूर घाटी में 1921 में कुमाऊं परिषद की एक शाखा खोली, तो वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे भाई आपके मोहन सिंह मेहता, ठीक है। देखो कुमाऊं परिषद की गठन आपका 1916 में होता है, ठीक है, 1916 में बनती है आपकी कुमाऊं परिषद। लेकिन इसी कुमाऊं परिषद की एक शाखा कत्यूर घाटी यानी कि बागेश्वर में कौन खोलता है 1921 में? मोहन सिंह मेहता। ये वही व्यक्ति है भाई
जो सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गए, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जेल जाने वाले मोहन सिंह मेहता। ठीक है, बाकी ध्यान रखना भाई, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे का जन्म होता है आपका 1882 में, इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जन्म आपको पता है कनखल, कनखल हरिद्वार में होता है, कनखल हरिद्वार में। ठीक, जन्म इनका हरिद्वार में हुआ, लेकिन रहने वाले ये कुमाऊं के थे। बाकी बद्रीदत्त पांडे ने, ध्यान रखना, इन्होंने अल्मोड़ा अखबार 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन भी किया था इन्होंने, और 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति समाचार पत्र भी निकाला, 15 अक्टूबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र। बाकी बद्रीदत्त पांडे ने कूली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था 1921 में। ठीक है, बाकी बद्रीदत्त पांडे की एक पुस्तक ध्यान रखना आपका, कुमाऊं का इतिहास। ठीक, हरगोविंद पंत, ठीक है, हरगोविंद पंत को कहते हैं लोकनायक, लोकनायक कहते हैं इन्हें। ठीक, सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु, सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं इन्हें, राजनीतिक गुरु। ठीक है, दूसरा आपका सल्ट कांग्रेस का, कुमाऊं कांग्रेस का, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी इन्हें ही कहा जाता है, रीढ़। ठीक है, बाकी हरगोविंद पंत वो व्यक्ति है भाई, जब 1942 की क्रांति हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय सबसे पहले राज्य से किसे नजरबंद किया गया था? हरगोविंद पंत को किया गया था सबसे पहले नजरबंद। ठीक है, बाकी इन्होंने 1928 में एक प्रथा चलती थी यहाँ पर, कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा हल चलाने की प्रथा थी। ठीक है, तो वो प्रथा उसको समाप्त करने वाले हरगोविंद पंत है। इन्होंने खुद 1928 में कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की प्रथा को स्वयं हल चलाकर किसने तोड़ा था? हरगोविंद पंत ने। ठीक है, बाकी गोविंद वल्लभ पंत के बारे में तो आपको पता ही है, बहुत सारी, इनका जन्म अभी मैंने बताया था 10 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। 1887 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म आपका हुआ था अल्मोड़ा में, ग्राम खूंट ग्राम में हुआ था इनका जन्म, अल्मोड़ा में। इन्होंने बनाया था, एक तो आपका काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, प्रेम सभा, ध्यान रखना भाई, काशीपुर में। ठीक है, 1914 में इन्होंने प्रेम सभा का गठन किया था। इन्होंने हैप्पी क्लब बनाया था अल्मोड़ा में, हैप्पी क्लब बनाया था इन्होंने अल्मोड़ा में 1903 में। ठीक है, गृह मंत्री बनते ये, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते 1946 में, गृह मंत्री बनते ये भारत के 1955 में। ठीक है, बाकी गोविंद वल्लभ पंत को एक भारत रत्न भी मिला है 1957 में। ठीक है, बाकी गोविंद वल्लभ पंत ने बहुत सारी चीजें बनती है, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर बताते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गढ़वाल में शादी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले भावुक गीतों को कहा जाता है मांगलिक गीत। ठीक है, देखो मांगलिक गीत उन्हें कहते हैं जो शादी विवाह, मुंडन या किसी का बच्चा होता है, शुभ कार्य में गाए जाते हैं। गढ़वाल में मांगलिक गीतों को कहते हैं मांगल, गढ़वाल में कहते हैं मांगल, गढ़वाल में मांगलिक गीतों को क्या कहते हैं? मांगल। जबकि कुमाऊं में कहते हैं मांगलिक गीतों को, कुमाऊं में कहते हैं सकुनाकर, 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 कुमाऊं में कहते हैं सकुनाकर या न्यूतड़ो। कुमाऊं में मांगलिक गीतों को किस नाम से जानते हैं? सकुनाकर या न्यूतड़ो, जबकि गढ़वाल में कहते हैं क्या? मांगल। ठीक है, शादी विवाह, मुंडल आदि के समय गाए जाते हैं गीत। जागर गीत आपको पता है भाई, जागरण रात को गाते हैं इसे। पांडव यानी कि पांडवों से संबंधित है, पांडवार्थ। मनोरंजनात्मक गीत, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक मनोरंजनात्मक गीत आपका है बाटा सांटा, बाटा सांटा कैसा गीत है? ठीक है, एक आपका लोरी, ध्यान रखना लोरी भी आपका मनोरंजनात्मक गीत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 61, निम्न में से किस जिले का गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था? अच्छा नहीं हुआ था, नहीं, ध्यान रखना भाई यहाँ पर किसका नहीं हुआ था। देखो चमोली का भी हुआ था, उत्तरकाशी का भी हुआ था, पिथौरागढ़ का, देखो इसमें से किसका नहीं होगा? उधम सिंह नगर। 1995 में इसका गठन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हमें कुनिंद वंश की जानकारी नहीं मिलती है? देखो कुनिंद वंश की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से भी मिलती है, महाभारत से भी मिलती है, अष्टाध्यायी से भी मिलती है, राजतरंगिणी से नहीं मिलती है। कुनिंद वंश राज्य में पहला राजवंश है, ध्यान रखना हमारे राज्य का पहला राजनीतिक वंश, राजनीतिक वंश अगर पूछे प्रथम राजनीतिक वंश कुनिंद वंश है। इसकी जानकारी हमें हमारे पास अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों से भी मिलती है भाई, अभिलेख मिले हैं। ठीक है, एक मिला है आपका कालसी का अभिलेख, कालसी अभिलेख से भी इस वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, बरहूत अभिलेख मिला है हमारे पास, बरहूत अभिलेख, और एक मिला है आपके पास मथुरा का अभिलेख। ये दोनों अभिलेख है शुंग वंश के, शुंग वंश यानी कि पुष्यमित्र शुंग के हैं ये, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के 2 अभिलेख हैं। ठीक है, इस अभिलेखों से भी हमें कुनिंद वंश की जानकारी मिलती है। कालसी अभिलेख अशोक का है, यहाँ से भी हमें कुनिंद वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से मिलती है, महाभारत से मिलती है, अष्टाध्यायी से मिलती है,
विष्णु पुराण से भी मिलती है, विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण में भी आपका कुनिंद वंश का वर्णन किया गया है भाई। और एक यात्री है टोलमी, टोलमी उत्तराखंड की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति टोलमी, इसने भी क्या किया था, इसने भी आपका, इससे भी आपका क्या मिलता है, उत्तराखंड के कुनिंद वंश की जानकारी मिलती है। कुनिंद वंश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मुद्राओं से, ठीक है। 63 देखना, 63 क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिमालय का महाकुंभ कहते हैं भाई, हिमालय का महाकुंभ, ठीक है, हिमालय का महाकुंभ के नाम से किसे कहते हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा को, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे राज्य में एक कुंभ मेला होता है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद होता है कुंभ मेला, ठीक है। तो वैसे ही हमारे राज्य में एक यात्रा होती है 12 वर्ष के अंतराल में, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हिमालय का महाकुंभ, नंदा राज यात्रा, ठीक है। बाकी नोटा, नोटा कौथिक होता है आदि बद्री, आदि बद्री में होता है चमोली में, चमोली, और इसे कहते हैं हिमालय महोत्सव के नाम से, हिमालय महोत्सव, हिमालय महोत्सव के नाम से किस उत्सव या किस कौथिक मेले को जाना जाता है, नोटा कौथिक, किस लिए फेमस है ये, पाषाण युद्ध के लिए, ध्यान रखना भाई, पाषाण युद्ध के लिए फेमस है आपका नोटा कौथिक। पाषाण युद्ध के लिए एक आपका देवीदुरा का मेला भी है, और पाषाण युद्ध के लिए आपका पाटिया का मेला भी है, पाटिया, पाटिया मेला लगता है एक अल्मोड़ा में, पाटिया जगह है अल्मोड़ा में, तो यहाँ पर मेला लगता है पाटिया मेला, ये भी आपका पाषाण युद्ध के लिए फेमस है। 3 जगह आपका पाषाण युद्ध के लिए फेमस है, पाटिया होगी, नोटा कौथिक होगी और देवीदुरा का मेला होगी, ठीक है। बाकी माघ मेला आपका उत्तरकाशी में होता है, इसे बाड़ाहाट, बाड़ाहाट, बाड़ाहाट का थौल भी कहते हैं, थौल का मतलब होता है मेला, ठीक है। बाड़ाहाट का थौल माघ मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ठीक। बाकी मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है, हमारे राज्य से होते हुए जाती है, ठीक है। और मानसरोवर यात्रा के लिए एक तो आपका तीन लोग ज्यादा इस यात्रा का आयोजन करते हैं, जैसे आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है, भारत सरकार करती है, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा भी की जाती है, और आपका चीन सरकार भी इसमें शामिल होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही उत्तर का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो देखना यहाँ पर कथन ए, नंदा देवी यात्रा को राजजात कहा जाता है, ठीक है भाई। नंदा देवी यात्रा को क्या किस नाम से जानते हैं, नंदा देवी यात्रा को राजजात के नाम से जानते हैं, ये तो ठीक हो जाएगा आपका। यह यात्रा कांसुआ गांव के राजकुंवरों के द्वारा संपन्न कराई जाती है, ठीक है भाई, दोनों ठीक है। देखो कथन भी आपका सही है और कारण भी आपका सही है, और जो कथन है वो कारण से इसका मिलान भी हो रहा है, क्योंकि नंदा राजजात यात्रा को राजजात इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राजकुंवर, राज जो कुंवर है उनके द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। यानी कि कथन और कारण दोनों तो सही है, लेकिन कथन इसका सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे होता ना, यहाँ पर राजकुंवर नहीं होता दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर राजजात नहीं होता, तब इसका कथन गलत हो जाता, मतलब कथन इसका जो स्पष्टीकरण है वो गलत हो जाता है। राजजात क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि राजकुंवरों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ से स्टार्ट होती है नंदा राजजात यात्रा, ये कांसुआ गांव से स्टार्ट होगी और होमकुंड तक जाती है ये यात्रा, ठीक है। एक आपका हेमकुंड है वो अलग है, होमकुंड तक जाती है यात्रा। और इसमें 2 चीजें ज्यादा फेमस है, एक तो आपका छतोली होती है, रिंगौल से बनाई जाती है, एक आपका 4 सींग वाला मेढ़ा, खाड़ू बोलते हैं जिसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 65, सही मिलान करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर दर्रे दिए हैं, श्रीकंठ दर्रा, तो श्रीकंठ दर्रा हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, और ये उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में है भाई ये दर्रा, ठीक है। बाकी लिपुलेख दर्रा हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में हो जाएगा, ठीक है। सुंदरडुंगा आपका बागेश्वर में हो जाएगा, सुंदरडुंगा बागेश्वर और चमोली के बीच में हो जाएगा आपका। सलसला आपका हो जाएगा चमोली में। तो क्या बन रहा है ये 3 4 1 2, 3 4 1 2, अच्छा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 66, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। यहां पर असत्य छानना है आपको। देखो ऑप्शन ए देखना, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1977 में, अच्छा 1977 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना करने वाले स्वामी मनमत के द्वारा की गई थी, मनमत, ठीक है। और ये आश्रम आपका क्या है, अंजनी सेन जो आपका टिहरी में पड़ता है, देवप्रयाग टिहरी, तो ये आपका सही हो जाएगा। पहला तो आपका सही है, ठीक है। दूसरा देखने यहाँ पर सूरदर्शन क्षेत्र पुरानी टिहरी, ये गलत हो जाएगा। देखो पुरानी टिहरी का जो नाम है ना, सूरदर्शन क्षेत्र बोलते हैं देवप्रयाग को कहा जाता है सूरदर्शन क्षेत्र। पुरानी टिहरी किसको बोलते हैं, गणेश प्रयाग है पुरानी टिहरी का नाम, ठीक है, प्राचीन नाम। और देवप्रयाग आपका सूरदर्शन क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चंद्रबदनी मंदिर आपका चंद्रकूट पर्वत पर है, ठीक है भाई, ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, टिहरी में हो जाएगा। रघुनाथ घाट मंदिर आपका देवप्रयाग में है, टिहरी में, ठीक है।
चलो 67 क्वेश्चन देखना, सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो कथन देखना, चोराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, ठीक है भाई। चोराबाड़ी ताल को क्या भी कहते हैं, गांधी सरोवर कहते हैं। कारण देखना कि यहाँ पर इंदिरा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। देखो ये गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पर गांधी सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी की अस्थियां नहीं, महात्मा गांधी की अस्थियां बहाई गई थी, महात्मा गांधी, ठीक है। 1948 में जब महात्मा गांधी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उनकी अस्थियां इस सरोवर यानी कि चोराबाड़ी ताल में बहा दी जाती है, इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं, गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका चोराबाड़ी ताल कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। और आपका चोराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कथन एक सही है, कारण आर गलत है। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन कथन एक कारण दोनों सही है, कथन एक सही है, कारण आर गलत है, यानी कि ऑप्शन बी कथन एक सही है, कथन कारण आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य का कौन सा मेला रग्बी के तर्ज पर खेला जाता है। रग्बी एक खेल होता है भाई, ठीक है, हॉकी की तरह खेला जाता है रग्बी, घोड़े के ऊपर बैठकर, तो उसे बोलते हैं रग्बी। तो ऐसा आपका कौन सा मेला है जहां पर ये खेल खेला जाता है, तो आपका हो जाएगा भाई गेंदी मेला, ठीक है। और ये गेंदी मेला आपका लगता है भटपूड़ी मंदिर, भटपूड़ी देवी मंदिर, भटपूड़ी देवी मंदिर है पौड़ी में, भटपूड़ी देवी मंदिर के पास लगता है ये आपका पौड़ी में, ठीक है। यहाँ पर गेंद खेली जाती है, गेंद, उसको बोलते हैं पहाड़ी हॉकी के नाम से, पहाड़ी हॉकी के नाम से उसे जाना जाता है। अब यहाँ पर उसी का नाम है ये रग्बी तर्ज, यानी कि हॉकी, इससे खेला जाता है यहाँ पर गेंद, ठीक है। बाकी गेंदी मेला अलग है भाई, गेंदुआ मेला अलग है। गेंदुआ मेला लगता है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के मोरी नेटवाड़ वाले क्षेत्र में लगता है ये। देवीधुरा मेला आपका पाषाण युद्ध के लिए फेमस है भाई, पाषाण युद्ध, ठीक है। और रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है देवीधुरा यानी कि चंपावत में, चंपावत में लगता है। पशुओं का मेला, पशुओं का क्रय विक्रय होता है सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में, ठीक है, जहां पर पशुओं का क्रय विक्रय होता है। पशुओं का क्रय विक्रय के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, सोमनाथ का मेला अल्मोड़ा में लगता है। चलो नेक्स्ट देखना 69, बेलछड़ा गरुड़ बिरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे भाई आपके पिथौरागढ़ में। बेलछड़ा हो गया, गरुड़ हो गया, बिरथी प्रपात हो गया। बिरथी राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कहीं कहीं पर वसुंधरा भी दिया होता है, वसुंधरा की ऊंचाई 110 के आसपास, 109, जबकि बिरथी की ऊंचाई 126 के आसपास, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा आपका बिरथी। बाकी देहरादून में आपका टाइगर फॉल हो जाएगा, केम्प्टी फॉल हो जाएगा, चमोली में आपका वसुंधरा जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। खराड़ी जलप्रपात, ध्यान रखना, खराड़ी जलप्रपात हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ठीक है। एक आपका गरुड़ जलप्रपात, गरुड़ हो जाएगा पौड़ी में। इसके अलावा और भी है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का, पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा भाई आपका चंपावत में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर है पूर्णागिरि मंदिर। और इसी मंदिर के पास चैत्र माह में एक मेला लगता है, पूर्णागिरि मेला, इसी के नाम मंदिर के पास लगता है पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला चंपावत में लगता है, पूर्णागिरि देवी मंदिर के पास चैत्र माह में। और यहाँ पर देवी सती की नाभि की पूजा होती है। देवी सती के 108 शक्तिपीठ है ना पूरे भारत में, उसमें से 54 के लगभग कुछ उत्तराखंड में भी है। तो उसमें से जहाँ जहाँ उनका अंग गिरा देवी सती का, वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। जैसे नैनीताल में नैना देवी मंदिर है, नैना देवी मंदिर में देवी सती का नैन गिरा था, ठीक है, तो वहाँ पर तभी उसका नाम नैना देवी मंदिर पड़ा। एक आपका चंद्रकूट पर्वत पर है आपका मंदिर है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा टिहरी में सिरकुट पर्वत पर सुरखंडा देवी मंदिर, सिरकुट पर्वत पर, वहाँ पर देवी सती के सिर की पूजा होती है, ठीक है। और एक चंद्रबदनी मंदिर है टिहरी में, वहाँ पर देवी सती का बदन, चंद्रबदनी, तभी तो उसका नाम पड़ा है बदन, चंद्रबदनी, बदन की पूजा होती है। नाभि अंग कहाँ पर गिरा था, नाभि पूर्णागिरि में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अंग गिरे, जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन थे भाई, 40 क्वेश्चन। इसके बाद आपका जीएस वाला आएगा। चलो जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी थी। आप लोग देखना, वैसे तो ये 15वीं राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू, है ना। इनका जो कार्यकाल है वो 2022 में शुरू हुआ था, है ना, द्रौपदी मुर्मू का। अब ये जो है भारत की कौन सी दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी, और भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। ये भारत की जो है कौन सी पहली महिला राष्ट्रपति थी, और ये 2007 से लेकर
2012 तक बनी थी, है ना, 2007 से लेकर 2012 तक बनी थी। तो द्रौपदी मुर्मू कौन सी बनी है? दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 देखना आप लोग। देखो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो हमने सही कथन ढूंढना भाई इनमें से, ठीक है। सही कथन कौन सा है? पहला पॉइंट है आर में दिया, भारत को समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक नए द्वीप स्थापित करना तथा वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करने का अधिकार है। देखो भाई, जो समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो कहां तक माना जाता है? आधार रेखा से। आधार रेखा क्या होती है? जैसे आपका समुद्र में क्या है, ये तट है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा तट बाई चांस जैसे होगा, तो इस टेढ़े मेढ़े तट को सीधा करने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील, है ना, 200 नॉटिकल मील या 200 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वहां पर जो है क्या कहते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करने का अधिकार भी है भारत को, और नए द्वीप स्थापित करने का अधिकार भी है। तो ये बिल्कुल आर तो सही है। दूसरा है, भारत को समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक मछली पकड़ने का अधिकार है। बिल्कुल ये भी सही है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक जो है मछली पकड़ने का क्या है? अधिकार है भारत को। भारत को समुद्र में संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, जो संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल होता है भाई, वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। कितने? 24 नॉटिकल मील तक। 24 नॉटिकल मील तक क्या होता है आपका? अनन्य आर्थिक संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल होता है। और सीमा तक सीमा शुल्क के वित्तीय अधिकार है ना, साफ सफाई के, पर्यावरण से संबंधित और सीमा शुल्क के वित्तीय अधिकार है। तो ये भी आपका बिल्कुल क्या है? सही है। फिर कह रहा यू में श्रीलंका को भारत के मानचित्र में दर्शाने का कारण उसका, देखो आर एस और टी तो भाई सही है। यू देखते हैं, यू में क्या है कि श्रीलंका को भारत के मानचित्र में दर्शाने का कारण उसका प्रादेशिक समुद्री सीमा के भीतर होना है। देखो ये इसका सही नहीं है भाई। ये क्यों नहीं है सही? कि भारत का जो क्या होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है 200 मील की दूरी तक का जो होता है एरिया, उस 200 मील की दूरी तक के जो एरिया होता है समुद्र में, उस एरिया तक जो है सारे देशों को या सभी देशों को अपने नक्शे में दर्शाना पड़ता है, उतने दूर तक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के अनुसार है कि 200 नॉटिकल मील तक की दूरी जो हर देश को अपने नक्शे में या मानचित्र में दर्शाना होता है। तो ये श्रीलंका क्यों है? क्योंकि 200 जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उसके कारण है, बल्कि क्या है प्रादेशिक समुद्री सीमा तक का भीतर का नहीं है, क्योंकि प्रादेशिक समुद्री सीमा जो होती है वो 12 नॉटिकल मील तक की होती है ना। तो यू वाला गलत था, बाकी सारे के सारे सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर एस और टी सही है और यू आपका गलत हो जाएगा। तो डी सही आंसर है। तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये जो तकला माकन मरुस्थल जो है चाइना में स्थित है भाई, है ना। तो चीन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। कौन सा कथन सही है? भारत का क्षेत्रफल 32,78,362 वर्ग किलोमीटर है। गलत है भाई। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये है भाई, तो ये गलत हो गया आर, है ना। दूसरा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3.42% है, बल्कि 2.43% है। तो ये भी आपका गलत रहेगा। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। तो आर और क्यू जो है दोनों के दोनों ही गलत है। तो आर और यहाँ पे थोड़ा गलती से जो है एस हो गया, तो ये क्यू होना चाहिए था। आर और क्यू जो है दोनों क्या है? गलत है। तो डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो माजुली द्वीप है यह असम में स्थित है, और ये असम आपको ध्यान देना है, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये विश्व का, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ये नदीय द्वीप है। कैसा द्वीप है? नदीय द्वीप। किसी भी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, जो भारत में असम में स्थित है। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे वो भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय थे। इन्होंने जो है 1505 में बने थे ना, 1505 में बने थे। और याद रखना ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लागू की थी, जो क्या थी आपके समुद्र में व्यापार से संबंधित थी, है ना। समुद्र में व्यापार से संबंधित, तो ये भी प्रश्न आता है समुद्र में व्यापार से संबंधित ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बनाई थी। और ये पहले पुर्तगाली वायसराय थे भाई, ठीक है। 1505 में बने थे। चलो अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? तो 18वीं शताब्दी में मतलब 1700 से 1800 के बीच में जो मतलब भारत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग था, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वो सूती वस्त्र से संबंधित था। तो सूती कपड़ा उद्योग आप बोल सकते हो। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूती कपड़े का जो है उस समय बहुत ज्यादा प्रचलन था। ठीक है, तो 77 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो ऊपर से नीचे की तरफ को 82.5 डिग्री जो जाती है वो सबसे पहले जो है यूपी से होकर गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के बाद आप नीचे आओगे तो ओडिशा हो जाएगा, और ओडिशा के बाद आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर जो है ये रेखा गुजरती है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और यूपी का जो नैनी है इलाहाबाद के पास, वहां से भारत की मानक समय को जो है लिया गया, उसको केंद्र मानकर, है ना। तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा भी गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती है। तो झारखंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखो जो भारत की तटीय सीमा है भाई, उस तटीय सीमा की लंबाई जो है अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो तटीय सीमा है वो पहले जो मापी जाती थी ऐसे करके, तो मतलब जैसे द्वीप होता था, जैसे आपका भारत का ये मैप है, यहाँ पर अगर तटीय सीमा देखोगे, समुद्री सीमा, तो आप लोग देखना कहीं पे छोटा सा द्वीप निकल जाता है और कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र है, तो उसको सीधा सीधा नापा गया था। जो पहले नापा गया था, कब नापा गया था सबसे पहले, है ना। तो ये आप बताना आप मुझे कि कब नापा गया था सबसे पहले, है ना। और अभी जो नापा गया है 2025 में जो आंकड़े जारी हुए 23-24 में मापा गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा। किसके द्वारा? जो भारत की कुल तटीय सीमा है वो 11,098 किलोमीटर आई है भाई। कितनी आई है? 11,098 किलोमीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? पहले क्या थी? 7,576 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन अब बढ़कर कितनी आ गई? 11,098 किलोमीटर तक आ गई है। और ये लगभग जो है आपका अगर देखा जाए तो 47.6% के आसपास जो है क्या हुई है? तटीय रेखा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? तो दिल्ली में शांति वन समाधि किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। बाकी इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है शक्ति स्थल। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय स्थल कहा जाता है, विजय स्थल। और राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर भूमि। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई प्रोसेसर कहते हैं। सिंपल सा आंसर है आपका प्रोसेसर, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो भाई प्रथम गणना यंत्र क्या है? अबेकस है। देखो अबेकस क्या होता था कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से स्टार के टाइप का जो बना होता है, तो प्राचीन काल में जैसा आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, उसमें भी इसको दर्शाया गया था। तो इसमें जो है ऐसे करके जो है मोती होते थे, तो उनको खिसकाया जाता था और उनके द्वारा ही क्या की जाती थी? गणना जोड़ घटाव किया जाता था अबेकस के द्वारा, है ना। और यही बाद में क्या बना कि आधुनिक भारत में जो कंप्यूटर है गणना के, उनको गणना करने के लिए जो इसी को आधार बनाया गया था। ठीक है, तो प्राचीन सबसे पुराना जो गणना यंत्र है वो कौन सा है? अबेकस है। अगला क्वेश्चन है, मैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? ये मैकमैन नामक प्रसिद्ध एक वैसे कंप्यूटर नहीं था, एक सॉफ्टवेयर टाइप का था जो किससे संबंधित था? तो खेल से संबंधित था, खेल के लिए बनाया गया था भाई मैकमैन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प है इनमें से सही? देखो जरा 84 का है, कौन सा विकल्प सही है इनमें से? सबसे पहला कह रहा हूं भूटान से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा सिक्किम की लगती है। भूटान से जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है, बल्कि किसकी लगती है? असम की लगती है। भूटान से जो सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की वो किसकी लगती है? असम की लगती है। और सबसे कम सीमा जो है सिक्किम की लगती है। तो ये आपका सही है। तो सिक्किम की तो सही था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश गलत दे दिया, वहां असम होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। हमने सही विकल्प ढूंढना है। दूसरा है, नेपाल से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा सिक्किम की लगती है। तो नेपाल से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की नहीं लगती, बल्कि किसकी लगती है? बिहार की लगती है। किसकी लगती है? बिहार की लगती है। और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से किसकी लगती है? सिक्किम की लगती है। तो ये तो आपका सही था, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश की जगह बिहार होना चाहिए था, तो बी वाला भी आपका गलत हो गया, है ना। सी में देखते हैं, सी में क्या लिख रहा है? सी ऑप्शन है, म्यांमार से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश और सबसे
कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड की लगती है? तो बिल्कुल एकदम सही है, म्यांमार से जो सबसे लंबी सीमा वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड बनाता है। तो ये वाला सही है, सी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे 29 या 30 गुफाएं हैं जो मतलब 30 चट्टानों को काटकर, 30 चट्टानों को क्या है, काट कर बनाई गई है, 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है और महाराष्ट्र में है और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अजंता की गुफाएं कहाँ हो गई? महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र के भी अगर देखा जाए तो किस जिले में है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स को 1785 में गवर्नर जनरल पद से इस्तीफा, वारेन हेस्टिंग ने 1785 में गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दिया था। बिल्कुल एकदम सही कह रहा है कि जो वारेन हेस्टिंग्स है इन्होंने क्या किया था, अभी देखो दूसरा पॉइंट, देखो दूसरे पॉइंट में लिखा, वारेन हेस्टिंग ने 1784 में के पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया था। देखो क्या हुआ था कि जो वारेन हेस्टिंग्स है इन्होंने 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसका विरोध किया था और 1785 में इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दिया था। जब 1785 में इन्होंने इस्तीफा दिया था तो इंग्लैंड में बर्क नामक व्यक्ति ने इन्होंने इनके ऊपर क्या चलाया था, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया था। तो ये इकलौते ऐसे वायसराय या गवर्नर जनरल है जिनके ऊपर ब्रिटेन में अपने कार्यों की वजह से क्या चलाया गया था, महाभियोग चलाया गया था। कौन? वारेन हेस्टिंग। बाकी 1795 तक जो इनको बरी कर दिया था, 95 में ये इसका महाभियोग खत्म हो गया था, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहा, आर गलत और एस सही? नहीं, आर सही और एस गलत नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों ही सही है, आर तथा एस दोनों सही है और एस आर की सही व्याख्या नहीं करता। जो एस है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है भाई, आर तथा एस दोनों सही है और एस आर की सही व्याख्या करता है, क्योंकि एस जो आर की सही व्याख्या करता है कि जो इसने इस्तीफा दिया था वो किस कारण दिया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में दिया था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, आर और एस दोनों सही है और एस आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी भाई वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के तहत जो है किया गया था। और कब किया गया था? 1774 को। 1774 में बंगाल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो बी ऑप्शन आंसर सही है। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। अगर रेगुलेटिंग एक्ट बोलेगा तो कौन सा एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब हुई थी ऐसे बोलेगा तो 1774 में हुई थी बंगाल उच्च न्यायालय की स्थापना ना। इसमें जो है कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो आपसे एक प्रश्न आपको छोड़ रहा हूं, आप ऑप्शन में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, तो इसके जो है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, ठीक है। चलो आपको आंसर बताना है, लेकिन 4 सदस्य थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित। अगला क्वेश्चन है, इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो देखो भाई जो इनकोर ऐप है इसका संबंध किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। क्या करते हैं कि जब दो पार्टियां जो है, जैसे मतलब कोई पार्टी है, कोई दल है या कोई नेता है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो चुनाव में जब वो प्रचार प्रसार करता है तो उस दौरान जो है ये चुनाव आयोग से क्या लेता है, प्रचार करने के लिए अनुमति लेता है इस ऐप के द्वारा या इस ऐप के थ्रू। तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है इनकोर ऐप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 8वां अजूबा किसे चुना गया है? तो दुनिया का 8वां अजूबा है वो अंकोर वाट के मंदिर को चुना गया भाई, ठीक है ना। कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया के अंकोर वाट को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में क्या है, चुना गया भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को विस्तारवादी नीति का सूचक माना जाता है? तो किस अधिनियम को विस्तारवादी, देखो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्र को बढ़ाया गया है पूरी तरीके से ना, और इसीलिए विस्तारवादी नीति का सूचक माना गया था। कब, किसको? चार्टर एक्ट 1793। तो 1793 के चार्टर एक्ट को क्या माना जाता है? विस्तारवादी नीति का सूचक माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। देखो क्या है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है भाई? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को, है ना। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। और पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? हड़प्पाई मतलब हड़प्पा का जो स्थल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भाई ध्यान रखना, राखीगढ़ी जो है हड़प्पा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। ये लगभग 550 एकड़ में क्या है, 550 एकड़ में फैला हुआ है भाई, है ना। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। और कहां पड़ता है ये पड़ता है आपका हरियाणा में, ठीक है ना। कहां पड़ता है ये? राखीगढ़ी हरियाणा में है और 550 एकड़ में फैला हुआ है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन किस मुगल दरबार में के दरबारी चित्रकार थे? तो किस मुगल बादशाह के दरबारी चित्रकार थे ये? तो ये जहांगीर के दरबार में रहते थे। जहांगीर के दरबार के प्रमुख क्या थे? ये क्या चित्रकार थे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। उस्ताद मंसूर भी चित्रकार थे और अब्बुल हसन भी क्या थे? चित्रकार थे, बहुत फेमस अपने आप में। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है इनमें से?
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी, बिल्कुल एकदम सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने थी? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। और जो स्वामी विवेकानंद है, दूसरा कह रहा विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो सी क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, यह प्रावधान कब स्थापित किया गया था? देखो भाई, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, यहाँ पे जो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। कहां किया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन सब प्रारंभ किया गया था। लेकिन यह कह रहा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया, यहां पे प्रांतों में क्या किया गया? द्वैत शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में क्या कर दिया? केंद्र में लागू कर दिया, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। यह प्रावधान कब स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो 1935 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीमा पार साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों के कारण खबरों में छाई मोई नदी, खबरों में छाई मोई नदी किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? देखो भाई, ये नदी तो थाईलैंड और म्यांमार के बीच जो प्राकृतिक सीमा बनाती है, लेकिन ये चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि क्या हुआ, अभी हाल ही में गुजरात से दो व्यक्तियों को गुजरात से जो है यहाँ पे जो आपकी मोई नदी है इसके पार जो है लेके गया था थाईलैंड में, और यहाँ पे जो है ये साइबर अपराध से संबंधित मतलब कुछ बात थी जो उनको ले गया था। तो इसीलिए भारत में क्या है, चर्चा में आई थी, कौन सी? मोई नदी, जो थाईलैंड और म्यांमार के बीच क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, है ना, सीपी ग्राम का विकास और निगरानी किस संगठन द्वारा की जाती है? तो किस संगठन द्वारा की जाती है? तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मेरी योजना पोर्टल शुरू किया है? देखो भाई, बहुत महत्वपूर्ण, मेरी योजना पोर्टल किसने शुरू किया है? तो आपको ध्यान देना, ये उत्तराखंड ने किया है। किस राज्य सरकार ने नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मेरी योजना पोर्टल शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भाई उत्तराखंड सरकार, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखो भाई, जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, सॉरी उपसभापति बोल रहा है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। किसमें से चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य चुने जाते हैं 22 सदस्य चुने जाते हैं, इनमें से लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात क्या है? देखो, जो ये लोक लेखा समिति है, इसमें जो लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? कैग की रिपोर्ट की क्या करती है? जांच करती है। बहुत महत्वपूर्ण समिति है ये, सारे जितने भी कार्य किए जाते हैं सारे कार्यों की जांच करती है। किसके? कैग के रिपोर्ट की। और कैग क्या करता है? जो भी विकासात्मक कार्य होता है उनकी जांच करता है। तो उसी की रिपोर्ट जो है लोक लेखा समिति के पास जाती है। तो ये जो लोक लेखा समिति होते हैं, इसमें जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष भी हमेशा विपक्ष का नेता होता है। मतलब जिस दल की सरकार होती है उसका नहीं होता इसका नेता। कौन होगा? इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। और इसमें जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें 15, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसमें कितने? 7। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना होगा लोकसभा राज्यसभा सदस्यों का? तो 15:7 हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।